पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बाईचन और बाकी सारे उस कंपटीशन के लिए अपने सेट से निकल गए होते हैं। जहां आने के बाद वूजी से के कुछ डिसाइपल ने बाईचन के डिसाइपल के ऊपर अटैक करने की कोशिश की थी, इसलिए वहां पर बाईचन आकर उन्हें सबक सिखाता है। जिसके बाद सभी के सभी उस कंपटीशन के पास आ गए होते हैं ताकि इसे लड़कर वो तियानरू रेल्म के अंदर जा सके। वहां पर और भी अलग अलग सेट के लोग आए होते हैं ताकि सारे लोग यहाँ पर उस कंपटीशन को जीत सके। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम जिंगर को देखते हैं जो इस बैटल एरिना के अंदर खड़ी होती है। उसके सामने वही टकला वाला आदमी होता है। जिंगर उससे कह रही थी, क्या तुम सच में मुझे मारोगे? तुम आखिर इतने निर्दय कैसे हो सकते हो? इसलिए उस आदमी ने उसके ऊपर अटैक नहीं किया होता है और वो वहां पर खड़े दूसरे आदमी के साथ फाइट करना शुरू कर देता है, जिस वजह से यहाँ पर इन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन तब वहां पर एक तीसरा आदमी आता है जो जिंगर से कहता है, देखो तुम अपने जादू के माया जाल में इन दोनों को तो फंसा सकती हो, लेकिन मुझे नहीं फंसा सकती। मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला, मैं कैसे भी करके तुम्हें यहाँ पर हरा ही दूंगा। जिस पर जिंगर कहती है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, अब तुम यहाँ पे मेरे पावर का मजा चखना। जिसके बाद उसने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वहां पर कई सारी मिर्ची पाउडर को लेकर आ गया होता है, जिस पाउडर को वो उस डिसेबल के ऊपर ही फेंक देती है। इस वजह से उस डिसेबल की आंखें ही बहुत ज्यादा जलने लगती है और वो अपनी आंखें बचाते हुए वहां से भाग निकलता है। और इस राउंड को यहाँ पर जिंगर ने जीत लिया होता है। उसने अकेले 3 लोगों को यहाँ पर हरा दिया था। 2 लोग तो आपस में लड़ते हुए हार गए थे, तीसरे को तो उसने मिर्ची फेंक कर हरा दिया। जिसके बाद वो टिकटॉकर यहाँ का दूसरा राउंड अनाउंस करता है कि अब दूसरे राउंड के अंदर किसके फाइट किसके साथ होने वाली है। और अब दूसरी फाइट यहाँ पर प्रिंस की होने वाली थी, इसलिए वहां पर बैटल एरिना के अंदर आ जाता है, जिसके सामने भी 3 लोग खड़े होते हैं। प्रिंस वहां पर आने के बाद कह रहा होता है, तुम तीनों तो बहुत ही ज्यादा खुशकिस्मत हो जो तुम्हें मेरे साथ फाइट करने का मौका मिला है। लेकिन तब वो तीनों, क्या पता शायद वो भी टिकटॉकर हो, वो तो प्रिंस को देखकर ही वहां पर पिघल जाते हैं और वहां पर गिरते हुए कह रहे होते हैं, हमें प्रिंस से फाइट नहीं करनी। प्रिंस ने तो अपने जादू से हमें यहाँ पर हरा दिया, हम तो उठ ही नहीं पा रहे, ऐसे बंदे से हम कैसे फाइट कर सकते हैं। जो देखकर तो बेचारा प्रिंस भी एकदम हक्का बक्का रह गया था, कह रहे यहाँ पर ये हुआ क्या? मैंने तो इन लोगों को कुछ किया भी नहीं, तो ये लोग यहाँ पे ऐसा लूटपुट क्यों कर रहे हैं? जिसके बाद होस्ट वहां पर इस राउंड का विनर प्रिंस को बना देते हैं, जहां उसने बिना अटैक किए ही अपने सामने तीनों के तीनों लोगों को वहां पर हरा दिया था। तब वहां खड़े सारे लोग प्रिंस को देखकर कह रहे होते हैं, जरूर इसने यहाँ पर कोई चीटिंग की, ऐसे कैसे थोड़ी कोई सामने आकर ही बिना फाइट के नीचे गिर जाए, हमें यहाँ पर प्रिंस के खिलाफ रिपोर्ट करनी चाहिए। तो वहीं बाईचन भी ये देखकर हैरान था कि अगर ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा रहा तो बाकी लोगों को हमारे बाकी डिसेबल के ऊपर भी शक होने लगेगा। लेकिन वो मास्टर वहां पर कह रहा होता है, आप नहीं जानते कि प्रिंस आज तक के कभी भी नहीं हारा है, वो सिर्फ अपने फादर से डरता था, उसके अलावा वो दुनिया में किसी से भी नहीं डरता। हो सकता है उसके बारे में वो 3 लोग पहले से ही जानते होंगे, इसलिए उन्होंने उसके साथ फाइट करने का नहीं डिसाइड किया और बिना फाइट किए वो वहां पर अपने हार मान ली उन लोगों ने। जिसके बाद वो टिकटॉकर वहां पर अगली फाइट को भी अनाउंस करने के लिए आता है और ये फाइट यहाँ पर लुओ ली की होने वाली है, जिसके सामने भी 3 लोग होते हैं। लुओ ली को उन तीनों को हराना होगा। तब लुओ ली के पास बिना किसी वेपन के बस एक लकड़ी को देखकर वो लोग वहां पर लुओ ली का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं कि देखो तो जरा, इस बेचारी के पास कोई स्वॉर्ड तक नहीं है, तो लकड़ी से हमसे फाइट करने के लिए आई है, क्या हम भी अपने वेपन को वहां से फेंक दें क्या? हमारे तो हाथ ही काफी होंगे इतनी सुंदर सी और छोटी मोटी प्यारी सी लड़की के साथ फाइट करने के लिए। जो सुनकर तो लुओ ली को वहां पर गुस्सा आ जाता है। वो वहां पर अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए कहती है, रुक, अभी तुझे बताती हूँ कि ये छोटी मोटी लड़की क्या कर सकती है। जिसके बाद वो तो एक बंदे को थप्पड़ मारते हुए वहां से बहुत दूरी उड़ाकर फेंक देती है। तब ये देखकर वहां जो दूसरा आदमी खड़ा होता है वो लुओ ली से कह रहा होता है, तुम तो सच में बहुत ज्यादा कमाल की हो, तुम्हारे पास सुंदरता भी है और पावर भी है, तो क्या हम इस कंपटीशन के बाद थोड़ी मस्ती करने के लिए जा सकते हैं? तब वहां पर जो दूसरा डिसेबल खड़ा था वो उस वाले डिसेबल से कह रहा होता है, चुप, मुंह बंद कर ले अपना, ये सुंदर सी लड़की मेरी है, देखता हूँ तू कैसे यहाँ पर ऐसे हाथ भी लगा कर दिखा सकता है। जिसके बाद अब उसने उस डिसेबल के साथ फाइट करना शुरू कर दिया था और अब यहाँ पर यही दोनों आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन तब लुओ ली जमीन पे इतना जोर से पैर मारती है कि वो दोनों वहां से उड़कर बहुत दूर आ जाते हैं और फिर वो उन दोनों से कह रही होती है, तुम मुझे पाना चाहते हो ना, तो देखो अब यहाँ पर तुम मुझे कैसे पा सकते हो, हिम्मत है तो अब मुझे यहाँ पर हाथ लगा कर दिखाओ। जिसके बाद उसने अपनी पावर को एक्टिवेट करना भी स्टार्ट कर दिया था। वो जैसे अपनी पावर को एक्टिवेट करती है, उसकी लकड़ी के अंदर से बहुत ज्यादा ऑरा बाहर निकलने लग गया था और वो उस ऑरे का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही पावरफुल स्वॉर्ड स्लैश अटैक उन तीनों के ऊपर ही कर देती है, जिस वजह से वो तीनों वहां से बहुत दूर जाकर गिरते हैं। ऐसा लग रहा था कि वो तीनों उसी टाइम वहां पर मारे जा चुके हैं और इस वजह से यहाँ पर लुओ ली ये राउंड जीत जाती है। अब अगली बारी वहां पर जू शेन की आती है। वो वहां पर आने के बाद लकड़ियां ही ढूंढ रहा होता है कि कौन सी लकड़ी परफेक्ट है जिसका इस्तेमाल करते हुए वो अपने सामने वाले लोगों को हरा सके। तब उसे वहां पर एक लकड़ी
मिल जाती है, इसलिए वो उसी लकड़ी का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है ताकि वो अपनी उस लकड़ी का इस्तेमाल करते हुए तीनों के तीनों को हरा सके। उसके सामने जो तीनों लोग होते हैं अब वो वहां पर से ज़ूशेन के ऊपर अटैक करने के लिए उसी की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो उसके ऊपर क्या अटैक करते, इससे पहले ज़ूशेन ने अपनी पावर को वहां पर एक्टिवेट करना स्टार्ट कर दिया था। वो जैसे अपनी पावर को एक्टिवेट करता है उसके स्वॉर्ड के अंदर से भयंकर तरीके से ऑरा बाहर निकल रहा था। किसी को तो यकीन ही नहीं हो रहा होता है कि ज़ूशेन ने अपनी लकड़ी को इस स्वॉर्ड से भी ज्यादा पावरफुल तरीके से इन तीनों के ऊपर अटैक कर दिया है, जिस वजह से वो तीनों पूरे बैटल एरिना के ही बाहर जाकर फेंका जाते हैं और इस तरह से ज़ूशेन भी यहाँ का राउंड जीत जाता है। बाइचेन के सभी डिसाइपल तो अभी तक के इस राउंड को जीतते ही जा रहे थे, उन सभी ने अभी अपने सामने के सामने वाले तीन तीन लोगों को हरा दिया था। अब बारी वहाँ पर शियाओ की आती है, इसलिए वो भी वहाँ पर बैटल एरिना के अंदर आ चुकी थी, जिसे एटीट्यूड में चलता हुआ देखकर तो उसके सामने जो तीन लोग खड़े होते हैं वो लोग भी हैरान थे कि ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रही है, इसके पास तो एटीट्यूड ही इतना है तो पावर की तो बात ही छोड़ दो। और होता भी बिल्कुल वैसा ही है। लूली तो अपने हाथ के अंदर से इतना ज्यादा ऑरा बाहर निकालती है कि उसे लकड़ी की वहाँ पर जरूरत ही नहीं पड़ती और उसने बस हाथ को ही वहाँ पर घुमाते हुए तीनों के तीनों को बैटल एरिना के बाहर उठाकर फेंक दिया था। और एक सेकंड के अंदर तीनों को हराने के बाद शियाओ जिस तरह से एटीट्यूड में आई होती है उसी तरह से एटीट्यूड में वो इस राउंड को जीतते हुए यहाँ से चली भी जाती है। ये देखकर वहाँ खड़े डिसाइपल कह रहे होते हैं आखिर ये लड़की है कौन, इसके पास तो काफी ज्यादा पावर है, इसका अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था कि हम तो उस अटैक को देख भी नहीं पाए और इतने फास्ट तरीके से इसने सभी के ऊपर अटैक करते हुए उन तीनों को वहाँ पर हरा दिया। ये तो सच में कमाल की बात है। इस बाचन का सेट तो अभी तक के किसी से भी नहीं हारा है। उसने अपने जितने भी डिसाइपल को भेजा वो सारे के सारे डिसाइपल हाईएस्ट पॉइंट के साथ यहाँ पर जीतते हुए जा रहे हैं। ऐसा ही रहा तो हमें लगता है कि इस कंपटीशन को कोई और नहीं बल्कि बाचन के डिसाइपल जिता देंगे। उसके डिसाइपल तो सच में कमाल के हैं। जिसके बाद वहाँ पर डीमन सेट से किन्यू नाम का एक बंदा आता है। वो वहाँ पर आने के बाद सारे लोगों से कह रहा होता है मैं यहाँ पर इस कंपटीशन को देखने के लिए आया हूँ ताकि कुछ लोगों से एडवाइस ले सकूं कि आखिर वो किस तरह से इतना अच्छे से कंपटीशन लड़ रहे हैं। सारे लोग कहते हैं कि आखिर यहाँ पे डीमन कल्ट वाले लोग क्यों आ रहे हैं, उन्हें तो यहाँ पर आने की परमिशन नहीं। इस वजह से वूजी सेट का जो मास्टर होता है वो भी वहाँ पर किन्यू से कह रहा होता है डीमन सेट वाले लोगों को यहाँ पर आना बिल्कुल मना है, वो लोग इस कॉम्पिटिशन को अटेंड नहीं कर सकते, तो आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तब ये सुनकर किन्यू वहाँ पर वूजी सेट के एल्डर से कह रहा होता है चुप, अपना मुंह बंद कर ले, ऐसा कहीं पे रूल नहीं लिखा कि डीमन सेट के लोग यहाँ पर इस कंपटीशन को नहीं लड़ सकते। इस कंपटीशन में दुनिया में कोई भी क्यों ना हो वो यहाँ पर आकर अपना नाम लिखवा सकता है, इससे कोई मतलब नहीं कि आखिर वो कहाँ से आता है। इसलिए मैं तो यहाँ पर इस कंपटीशन को लड़कर ही रहूंगा, देखता हूँ मुझे यहाँ पर कौन रोक सकता है। वूजी सेट का मास्टर कह रहा होता है ये कंपटीशन सिर्फ ह्यूमन कल्टीवेटर के लिए ही है, तुम लोगों का यहाँ पर आना बिल्कुल मना है, इसलिए हम तुम्हें यहाँ पर इस कंपटीशन को नहीं लड़ने दे सकते। वहीं पायशन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए किन्यून को देख रहा होता है कि आखिर ये है कौन। तब जैसे वो उसे चेक करता है उससे पता चलता है कि इस किन्यून के पास तो पावरफुल डिमोनिक बॉडी की पावर है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो वहीं किन्यू वूजी सेट के एल्डर से कह रहा होता है मुझे तो लगता है कि यहाँ पर तुम डरे हुए हो कि कहीं बाहर का कोई पावरफुल बंदा यहाँ आकर इस कंपटीशन को ना जीत ले, जिस वजह से तुम्हारा सेट यहाँ पर हार जाएगा। इसी वजह से तुम डीमन सेट के लोगों को यहाँ पर ज्वाइन होने नहीं देना चाहते हो। तुम्हारा सेट तो सच में नल्ला है, मुझे तो लगता है कि तुम भी नल्ले होगे, तुम्हारे पास कोई पावर नहीं, इसलिए तो तुम यहाँ पर इतने ज्यादा घबराए हुए हो। अगर तुम्हारे अंदर पावर होती और तुम्हें कॉन्फिडेंस होता कि तुम कैसे भी करके यहाँ पर इस कंपटीशन को जीत सकते हो तो तुम दुनिया के किसी भी पावरफुल बंदे को यहाँ पर आने देते ताकि उसके सामने जीता कर दुनिया को ये दिखा सको कि तुम्हारे सेट के पास कितनी ज्यादा पावर है। लेकिन देखो तुम तो यहाँ पर पूरा उल्टा ही काम कर रहे हो, जिस पर तो वूजी सेट के एल्डर के डिसाइपल ही कह रहे होते हैं इसके ने बात तो यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट कही, ऐसे यहाँ पर इस कंपटीशन को लड़ने देना चाहिए। ये सुनकर वूजी सेट का एल्डर वहाँ पर कह रहा होता है देखो अगर तुमने यहाँ पर कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश की तो मैं यहाँ पर तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और उस टाइम मुझे रोकने वाला कोई भी यहाँ पर नहीं होगा। दूसरी तरफ हाउतियान बादशाह से पूछ रहा हो मास्टर यहाँ पर सारे लोग डीमन सेट के लोगों से इतना ज्यादा डर क्यों रहे हैं, आखिर वो लोग है कौन। तब वो मास्टर वहाँ पर हाउतियान से कह रहा होता है तुम नहीं जानते डीमन सेट के बारे में, वो लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। एंशिएंट टाइम पे तो वो इतने ज्यादा पावरफुल थे कि कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता था, लेकिन तब दुनिया को बचाने के लिए उस डीमन सेट से सारे के सारे ह्यूमन सेट के लोगों ने आपस में समझौता किया कि वो कैसे भी करके डीमन सेट को खत्म कर देंगे, जिसके बाद उन दोनों के बीच बहुत ही जबरदस्त लड़ाई हुई और तब जाकर डीमन सेट जो अकेला था इतने सारे ह्यूमन सेट के सामने नहीं टिक पाया, जिस वजह से वो वहाँ पर हार गया। लेकिन आज भी ऐसा कहा जाता है कि कोई भी अगर डीमन सेट वाला बंदा आ जाए तो उसके सामने कोई भी जल्दी ह्यूमन जो होगा वो टिक नहीं पाएगा, उसके पास बहुत ही ज्यादा पावर होती है और वो सारे के सारे डिमोनिक पावर होती है। आज भी अगर थोड़े बहुत डीमन सेट के लोग यहाँ पर आ जाएं तो वो आसानी के साथ 3 से 4 ह्यूमन सेट को खत्म करके उन पे अपना कब्जा कर सकते हैं। इसी वजह से सारे के सारे लोग डीमन सेट के लोगों से इतने ज्यादा डरते हैं। जिस पर बादशाह मास्टर से कह रहा होता है आप तो ऐसी बात करें जैसे कि आपने खुद ही ह्यूमन की तरफ से डीमन के साथ फाइट की हो, आपको लगता है क्या कोई सच में इतना ज्यादा पावरफुल हो सकता है, मैं इस बात पे यकीन नहीं करता। जिस पर वो मास्टर कह रहा होता है अरे हाँ तुमने बात तो सही कही, मैंने अपनी आंखों से तो इसे नहीं देखा है, हाँ बस इसके बारे में सुना जरूर है और जो सुना था यहाँ पर
पर आकर तुम दोनों के सामने बक दिया। अब देखो तुम अपना अपना यहाँ पर हिसाब लगा लो कि तुम्हें इस बात पे यकीन करना है या नहीं करना है। लेकिन तब भी बादशाह वहाँ पर हाउतियान से कह रहा होता है अगर तुम्हारी फाइट यहाँ पर इसके न्यून से हो जाए तो जरा खुद का ख्याल रखना। मैंने अभी यहाँ पर इसके न्यून की पावर देखी है, उसके पास पावर बहुत ज्यादा है, उसके पास डिमोनिक बॉडी की पावर है जो कि डीमन पावर से बनी हुई है। तो इसलिए तुम उसे हल्के में लेने की कोशिश मत करना, चाहे वो कितना भी कुछ क्यों ना हो। तुम्हें एनी टाइम थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। जिस पर हाउतियान मास्टर से कह रहा होता है मास्टर आप घबराओ मत, कुछ भी क्यों ना हो जाए, जैसे हमारे बाकी डिसाइपल ने सभी को हरा दिया है, मेरी फाइट अगर उसके साथ हुई तो मैं उससे भी हरा दूंगा। जिसके बाद हाउतियान वहां से बैड लाइन के अंदर आ गया। वहां आने के बाद वो किन्यू से कह रहा होता है अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो आओ मुझसे फाइट करके दिखाओ ना। लेकिन तभी वहां खड़े जो 2 डिसाइपल होते हैं वो वहां आने के बाद हाउतियान को ही पीटना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो यहाँ पर किन्यू को तो नहीं हरा सकते थे। उन्होंने सोचा कि चलो हाउतियान को ही हरा कर यहाँ पर इस कॉम्पिटिशन को जीत जाते हैं। लेकिन तब वहां पर किन्यू आ जाता है जो उन दोनों को वहां से उठाकर दूर फेंक देता है और फिर उसके बाद हाउतियान को वहां पर से उठाकर खड़ा कर देता है। ये देखकर हाउतियान उससे कह रहा होता है तुम थोड़ा थोड़ा दिखाए तो लड़की की तरह देते हो, लेकिन तुम्हारे पास पावर बहुत ज्यादा है, तुम लोगों को पीटने में जरा से भी कसर नहीं छोड़ते। ये सुनकर तो किन्यू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उससे कहता है क्या कहा तुमने, मैं लड़की की तरह दिखाई देता हूँ? अभी बताता हूँ तुम्हें, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो जरा मुझे वापस से कह के दिखाओ कि मैं लड़की की तरह दिखता हूँ। जो देखकर हाउतियान कहता है मैं एक बार नहीं 1000 बार कहूंगा तुम लड़की की तरह दिखाई देते हो और हो सकता है कि तुम लड़की ही होगे। ये सुनकर तो किन्यू वहां पर अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए सीधा हाउतियान के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन हाउतियान उसके सारे के सारे अटैक से आसानी के साथ बचते जा रहा था और इन दोनों की फाइट का फायदा उठाते हुए वहां पर जो गिरा हुआ डिसाइबल रहता है वो एक बहुत ही पावरफुल वेपन को सीधा किन्यू की तरफ ही भेजने वाला होता है ताकि वो उसके अंदर चुप जाए, जिस वजह से उसके अंदर पॉइजन फैल जाएगा। लेकिन इस चीज को हाउतियान देख लेता है। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस वेपन को उठाकर सीधा उसी डिसाइबल की तरफ ही फेंक देता है, जिस वजह से किन्यू की यहाँ पर जान बच जाती है। ये देखकर किन्यू हाउतियान से कह रहा होता है आखिर तुमने मुझे यहाँ पर बचाया क्यों? मैं तो तुम्हारे ऊपर अटैक करने के लिए ही आया था ना, तो तुमने मुझे बचाकर अपना ही नुकसान क्यों करवा लिया? तब हाउतियान उससे कह रहा होता है मेरे मास्टर कहते हैं कि सबकी जिंदगी बहुत ही ज्यादा कीमती होती है, ऐसे उसे बर्बाद कर देना बिल्कुल भी सही बात नहीं है, इसलिए मुझे लगा कि तुम्हें यहाँ पर बचाना चाहिए तो मैंने बचा लिया। ये सुनकर किन्यू वहाँ पर कह रहा होता है अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं यहाँ पर अपनी हार मानता हूँ, तुम इस राउंड को जीतते हो। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। ये देखकर हाउतियान उससे कह रहा होता है अरे यार तुम्हें क्या हो गया, आओ ना यहाँ पर हम दोनों फिर से फाइट करते हैं, हमारी फाइट तो अधूरी रह जाएगी, तुम मेरे ऊपर इस तरह से एहसान नहीं कर सकते। लेकिन वो तो वहाँ पर चला गया होता है, जिस वजह से ये राउंड हाउतियान वहाँ पर जीत जाता है। लेकिन ऐसे जीत कर वो बिल्कुल भी खुश नहीं था कि भाग यहाँ पर, तो ये राउंड बिल्कुल घटिया हुआ, मैं कितना जोश में यहाँ पर आया था लेकिन मेरा सारा जोश इस किन्यू ने यहाँ पर ठंडा कर दिया। अब हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर इस कॉम्पिटिशन का सेकंड राउंड हो रहा था। इस राउंड के अंदर सारे के सारे डिसाइपल को जंगल में एक हिडन फ्लैग को ढूंढना पड़ेगा, जो भी उसे ढूंढेगा वो यहाँ पर जीत जाएगा। ये कॉम्पिटिशन पूरे रात तक के चलने वाला है, जो भी सबसे ज्यादा फ्लैग को ढूंढेगा उसे अगली सुबह विनर घोषित कर दिया जाएगा। तब हम प्रिंस को देखते हैं जो खुद में कह रहा होता है लगता है अब बारी आ चुकी है मुझे अपनी रियल पावर दिखाने की, अब मैं अपनी पावर को दिखाते हुए सारे के सारे फ्लैग को जमा कर लूंगा। लेकिन वो अपनी पावर को दिखाता है इससे पहले वो जैसे अपने हाथ उठाता है वहां पर वो फ्लैग आने लगता है, जो उसकी पावर का नाम सुनते ही अपने आप प्रिंस के पास आते जा रहा था। ये देखकर तो वो भी हैरान रहता है कि अरे यहाँ पर ये हो क्या रहा है, मैंने तो उस फ्लैग को ढूंढा तक नहीं, ये फ्लैग तो अपने आप ही मेरे पास आते जा रहे हैं। और ऐसे ही करते हुए कई सारे फ्लैग वहां पर आ गए होते हैं, जिससे देखकर तो वो भी परेशान था कि अरे यहाँ पर मेरे साथ ये हो क्या रहा है, कोई मुझे अपनी पावर का इस्तेमाल करने क्यों नहीं देता। साथ ही हम शियाओ को भी देखते हैं जिसने भी वहाँ पर कई सारे फ्लैग को कलेक्ट कर लिया था। तब वहाँ पर 2 लड़कियां आती हैं जो शियाओ से कह रही होती है आपने तो यहाँ पर कई सारे फ्लैग को कलेक्ट कर लिया है, क्या आप हमें भी अपने साथ ले जा सकती हैं ताकि हम भी यहाँ पर कुछ फ्लैग को कलेक्ट कर सकें। जो सुनकर तो शियाओ भी हैरान रहती कि आखिर ये लोग हैं कौन है, यहाँ पर आकर मेरी मदद क्यों मांग रहे हैं। इसलिए वो भी वहाँ पर एटीट्यूड दिखाते हुए कहती है देखो मेरी मर्जी है, अगर मन किया तो ले जाऊंगी या फिर तुम लोगों को नहीं ले जाऊंगी। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बायचन और बाकी सारे डिसाइपल वहां से त्यानु रेल्म के कंपटीशन में आगे होते हैं। वहां आने के बाद उनकी फाइट अलग अलग डिसाइपल से होने लगती है, जिसमें बायचन के सभी डिसाइपल ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था और वो सारे के सारे लोगों को हराए जा रहे होते हैं, जिस वजह से अब वहां पर उनका सेकंड राउंड शुरू कर दिया जाता है। और इस राउंड में सारे लोगों को कई सारे झंडे को कलेक्ट करना होगा पूरे जंगल में जाकर, इसलिए सारे डिसाइपल उन झंडों को कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं ताकि इस कॉम्पिटिशन को भी जीत सके। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम शियाओ को देखते हैं जिसके पास 2 लड़कियां आती हैं और वो लड़कियां कहीं और से नहीं बल्कि शियाओ के सेट से आई थी। वो वहां पर आने के बाद शियाओ से कह रही होती है आप यहाँ पर हैं, हम तो आपको कब से ढूंढ रहे थे क्योंकि हमें आपकी मदद चाहिए, हमें एल्डर ने भेजा है ताकि आपको हम अपने साथ यहाँ से ले जाएं क्योंकि एल्डर आपको अपने सेट में वापस बुला रहे हैं। अगर यहाँ पर आप अपना झंडे को कलेक्ट करने वाला कॉम्पिटिशन पूरा करना चाहते हैं तो उसमें भी हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। हम तीनों मिलकर यहाँ पर सारे के
सारे झंडों को कलेक्ट कर लेंगे, लेकिन आपको हमारे साथ चलना ही पड़ेगा, वरना अगर हम खाली हाथ यहाँ से गए तो एल्डर हमें नहीं छोड़ने वाले। जिस पर शियाओ कहती है तुम्हें पता है मैं यहाँ पर एक सेक्ट को ज्वाइन कर चुकी हूँ जिसका मास्टर बहुत ही ज्यादा पावरफुल और अच्छा इंसान है, आखिर मैं उसे धोखा देकर कैसे यहाँ से वापस जा सकती हूँ, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं यहाँ से वापस नहीं जाने वाली। अगर मैं यहाँ से वापस गई तो मेरे मास्टर को कितना ज्यादा बुरा लगेगा, उन्होंने हर टाइम पर मेरी मदद की है और जब भी मुझे पावर की जरूरत थी या फिर ट्रेनिंग की जरूरत थी उन्होंने पूरी तरह से उसे प्रोवाइड किया है, तो आखिर मैं ऐसे इंसान को कैसे छोड़कर जा सकती हूँ। ये सुनकर वो दोनों लड़कियां कहती है अगर ऐसी बात है तो ठीक है, हम तुम्हारे मास्टर को ही ठिकाने लगा देते हैं, उसके बाद तो आपको रोकने वाला कोई नहीं होगा ना। जिस पर शियाओ कहती है ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है, इस आइडिया के ऊपर तो तुम्हें गिफ्ट देना चाहिए। जिसके बाद वो धड़ाधड़ दोनों को थप्पड़ मारना शुरू कर देती है और उनसे कहती है तुम्हें मेरे मास्टर के बारे में रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए, वरना मेरा दिमाग फिर गया तो मैं यहीं से किक मारते हुए तुम्हें सेक्ट में वापस भेज दूंगी। जो सुनकर तो वो दोनों लड़कियां एकदम ज्यादा घबरा चुकी थी, इसलिए वो अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलती हैं। दूसरी तरफ हम लू ली और हाओतियान को देखते हैं, वो दोनों वहां पर वूजी सेक्ट के डिसाइपल से फाइट कर रहे होते हैं, जहां इन सभी की फाइट काफी ज्यादा जबरदस्त चल रही थी। वूजी सेक्ट के डिसाइपल ने तो चारों तरफ से उनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन तब भी वहां पर लू ली और हाओतियान ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहे होते हैं, इसलिए उन दोनों ने वहां पर आसानी के साथ वूजी सेक्ट के सभी डिसाइपल को उठा कर दूर फेंक दिया होता है। कोई भी यहाँ पर ठीक तरह से हाओतियान और लूली का मुकाबला नहीं कर पाता। जिसके बाद सारे के सारे वूजी सेक्ट के डिसाइपल को हराने के बाद हाओतियान उससे कह रहा होता है यहाँ पर अगर तुम किसी भी बुरी चाल का भी क्यों ना इस्तेमाल कर लो, लेकिन तब भी तुम यहाँ पर हमें नहीं हरा पाओगे। हमने ये सारी ट्रेनिंग अपने मास्टर से सीखी है, इसलिए तुम इस ट्रेनिंग को नहीं तोड़ सकते। हम जैसे चाहे वैसे तुम्हें यहाँ पर मार मार कर तुम्हारी हालत खराब कर सकते हैं, इसलिए भलाई इसी में होगी कि दोबारा कभी भी हमें अपनी शक्ल मत दिखाना। और इतना कहने के बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जिनके जाने के बाद उन डिसाइपल के पास जिंगर आती है, वो उनसे कह रही होती है तुम लोगों तो किसी काम के नहीं हो, तुमने आखिर इन दोनों को ऐसे कैसे जाने दे दिया। जिस पर वो दोनों डिसाइपल कहते हैं हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है ताकि उन दोनों को खत्म कर सके, लेकिन हम इसमें नाकामयाब रहे। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तुम ही जाओ ना इन दोनों को खत्म करने के लिए, वैसे भी तो तुम हमारे सेक्ट से ही आती। ये सुनकर जिंगर उनसे कह रही होती है अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं ही जाती हूँ उनके साथ और तुम्हें बता दूंगी कि किस तरह से खेल खेला जाता है। दूसरी तरफ हम हाओतियान और लूली को देखते हैं, वो दोनों जंगल से होते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी उन्हें सामने जिंगर दिखाई देती है जिसने वहां पर काफी ज्यादा चोट लग चुकी थी। ये देखकर तो हाओतियान भी घबरा जाता है कि अरे यहाँ पर इसे हुआ क्या। जिंगर उनसे कह रही होती है मुझे यहाँ पर कुछ बदमाश लोगों ने घेर लिया था और उन्होंने मुझ पर अटैक कर दिया, जिस वजह से मुझे काफी ज्यादा चोट लग चुकी है। अगर मुझे सही टाइम पे नहीं बचाया गया तो शायद हो सकता है कि यहाँ पे मेरी जान चली जाए। ये देखकर हाओतियान काफी ज्यादा घबरा रहा होता है, लेकिन लूली उसे रोकते हुए कहती है रुक जाओ, ये मुझे वूजी सेक्ट की दिखाई दे रही है और वैसे भी जहाँ तक कि मैंने इसके चोटों को देखा है मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इसने खुद को ही चोटें दी है। कोई दूसरा अगर अटैक करता है तो इस तरह से अटैक नहीं करता है, इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ पर इसकी कोई चाल है, तुम्हें इसकी बातों में नहीं आना चाहिए। लेकिन जिंगर वहाँ पर उनसे कह रही होती है माना कि मैं वूजी सेक्ट से हूँ, लेकिन मैंने कभी भी उनके गलत कामों में उनका साथ नहीं दिया। अगर साथ दिया होता तो वो लोग मुझ पे ऐसे अटैक करके नहीं चले गए होते। प्लीज मुझे यहाँ पर बचा लो, मैं आपकी इस मदद की आभारी रहूंगी। ये सुनकर तो हाओतियान वहाँ पर पिघल जाता है और लूली से कह रहा होता है मैं तो इसे यहाँ पर बचा कर ही रहूंगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। जिसके बाद वो जिंगर को उठाकर वहाँ से अपने सेट की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है ताकि वहाँ जाने के बाद वो उसका इलाज करवा सके। जिसके बाद सारे के सारे लोग वहाँ से बायचैन की नाव में आ जाते हैं, जहाँ आने के बाद बायचैन जिंगर को देख रहा होता है कि उसे कितनी ज्यादा चोटें लगी है। साथ ही वो उसके बारे में भी जानने की कोशिश करता है कि आखिर जिंगर के पास किस तरह की पावर है। इससे उसके सिस्टम उसे जिंगर की पावर के बारे में बता रही होती है, जहाँ सिस्टम कहती है जिंगर के पास तो काफी अच्छा टैलेंट है, अगर तुम चाहो तो इसे अपने सेट में शामिल कर सकते हो। जिसके बाद बायचैन वहाँ पर हाओतियान से कह रहा होता है तुमने यहाँ पर इसे सही टाइम पर लेकर आ गया, इससे अब यहाँ पर बचाया जा सकता है। तुम्हारा तो दिल बहुत ही ज्यादा साफ है, इसलिए तुम मेरे डिसाइपल बनने की पूरी तरह से लायक हो। तुमने आज यहाँ पर अपने मास्टर का दिल खुश कर लिया, लेकिन अंदर ही अंदर तो उसकी हालत खराब हो रही होती है कि आखिर मैं इस जिंगर को कैसे ठीक करूंगा, मेरे पास तो कोई तरीका नहीं है कि मैं किसी को ठीक कर सकता हूँ। अरे यार कोई तो यहाँ पर आकर मुझे बचा लो, वरना तो यहाँ पर मेरी लगता है कि पोल खुल जाएगी कि मेरे पास कोई पावर नहीं है। साथ ही जिंगर भी वहाँ पर बायचैन से कह रही होती है अगर आप यहाँ पर मेरी मदद कर देते हैं तो ये मैं एहसान आपका कभी नहीं भूलूंगी और जिस तरह से हो सके आपको आपका एहसान चुकाने की कोशिश करूंगी। जिस पर बायचैन कह रहा होता है जो भी इस तरह का अच्छा काम करता है वो तो एक रोल मॉडल होता है टीचर या मास्टर के लिए। ऐसे लोगों पे मास्टर को बहुत ही ज्यादा फक्र होता है कि देखो उनके डिसाइपल ये कितना अच्छा काम करते जा रहे हैं। उसी तरह से आज मुझे भी यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। बेचारा यहाँ पर इधर उधर की बातें करके टाइम पास कर रहा होता है कि कहीं कोई यहाँ पर आकर जिंगर को ठीक कर दे या फिर वो खुद ही से ठीक हो जाए। वो वहाँ पर जिंगर से कह रहा होता है मैं यहाँ पर जब तुम ठीक हो जाओगे तो तुम्हें रिवॉर्ड भी दूंगा, जिससे देखकर तुम्हें काफी अच्छा महसूस होगा और उस टाइम तुम सारी की सारी चोटों को भूल जाओगे। उसी तरह से वो हाओतियान से भी कह रहा होता है तुम्हें भी यहाँ पर रिवॉर्ड दिया जाएगा क्योंकि तुमने भी यहाँ पर बहुत अच्छा काम किया है। तब वहाँ पर
बाईचैन की इज्जत बचाने के लिए वो मास्टर आ गया होता है, जो वहाँ आने के बाद बाईचैन से कह रहा होता है, हेड मास्टर आपको ऐसे छोटे मोटे मैटर में पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, मैं यहाँ पर जिंगर का इलाज कर दूंगा, आप जाकर आराम कर सकते हैं। ये सुनकर तो बाईचैन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, वो खुद में कह रहा होता है, अरे मैं इसी चीज का तो कब से इंतजार कर रहा था, मास्टर आपने तो सही टाइम पर आकर यहाँ पे मेरी इज्जत बचा ली। जिसके बाद एल्डर ने वहाँ पर काफी देर तक इलाज करते हुए जिंगर को पूरी तरह से ठीक कर दिया होता है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा खुश होती है। लेकिन वो मास्टर वहाँ पर कह रहे होते हैं, अब तुम यहाँ पर ठीक हो चुके तो तुम यहाँ से जा सकती हो। लेकिन मास्टर का यहाँ पर बिहेवियर बहुत ही ज्यादा गुस्से वाला होता है। ये देखकर तो जिंगर भी हैरान थी कि इस मास्टर को यहाँ पर क्या हुआ। तब उसे वहाँ पर उसके वूजी सेट से कुछ आए हुए गिफ्ट्स दिखाई देते हैं। ये देखकर वो समझ जाती है कि जरूर यहाँ पर ये गिफ्ट और ये जो लेटर रखा हुआ है, इस वजह से इस मास्टर को पता चल गया होगा कि मैं वूजी सेट से ही हूँ, इसीलिए वो मुझसे इतना ज्यादा गुस्सा हो गया और गुस्से में यहाँ से चला गया है। अब थोड़ी देर बाद जिंगर बाईचैन के पास आकर कह रही होती है, मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने यहाँ पर मेरी जान बचा ली, मैं अब यहाँ पर पूरी तरह से ठीक हो चुकी हूँ। इस एहसान के लिए मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है तो नहीं, लेकिन मेरे पास एक छोटा सा जेड पेंडेंट है, मैं इसे ही आपको देना चाहती हूँ। माना कि इसकी कीमत कुछ भी नहीं है, लेकिन तब भी ये मेरे लिए सबसे ज्यादा खास है। मेरे पेरेंट्स बचपन में ही मारे गए थे, लेकिन मेरे पास उनकी आखिरी निशानी है जिससे मैं आपको देना चाहती हूँ, ताकि इसके बदले आपने जो मुझे बचाकर यहाँ पर एहसान किया है, मैं उस एहसान को पूरा कर सकूं। ये देखो तो बाईचैन भी सोच रहा था कि अरे इसे यहाँ पर हुआ क्या, ये इतना ज्यादा यहाँ पर इमोशनल क्यों हो रही है, वैसे भी इसने इतना महंगा जेड पेंडेंट मुझे क्यों दे दिया, इसकी कीमत मेरे सामने तो कुछ नहीं, लेकिन इसके लिए तो बहुत ही ज्यादा थी ना। साथ ही ये देखकर वो छोटी बच्ची जो होती है वो भी काफी ज्यादा उदास हो चुकी थी कि देखो इस जिंगर के भी पेरेंट्स यहाँ पर जिंदा नहीं है, उसी तरह से मेरे पेरेंट्स भी इस दुनिया में नहीं है। जिंगर वहाँ पर बाईचैन से कह रही होती है, मेरा इस दुनिया में अब कोई भी नहीं है, और देखो मुझे वूजी सेक्ट ने भी बाहर निकाल कर फेंक दिया, मुझे नहीं लगता कि अब मैं यहाँ से कहीं पे भी जा पाऊंगी, मेरा सफर अब यहाँ से आगे का अकेला ही हो चुका है, मुझे अकेले ही अपना सारा का सारा सफर तय करना पड़ेगा, काश कोई इस सफर में मेरा साथ दे देता। यहाँ पर तो जिंगर सारी की सारी चीजों का बहाना कर रही होती है। वो वहाँ पर बाईचैन के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहती है, मास्टर आपको पता है मैं यहाँ पर खाना पका सकती हूँ, गाय को चारा दे सकती हूँ, कपड़े धो सकती हूँ, बर्तन भी धो सकती हूँ और घर के काम भी कर सकती हूँ, आप चाहो तो मुझे अपने साथ रख सकते हो, मैं आपका सारा का सारा काम कर दूंगी और आपको एक बार भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। प्लीज मुझ पे ये एक और एहसान कर दो कि मुझे अपने साथ ले जाओ, मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ से आगे का सफर अकेले ही तय कर पाऊंगी, अगर आप मेरा सहारा बन जाते हो तो मेरा आगे का सफर बिल्कुल आसान हो जाएगा। जिसपे बाईचैन जिंगर से कह रहा होता है, तुम्हें पता है मेरे सेट में ऐसी कोई चीज है ही नहीं, ना वहाँ पे कोई गाय है, ना वहाँ पे कुछ बर्तन वगैरह होते हैं, तो तुम वहाँ पर जाकर आखिर काम ही क्या करोगी। ये सुनकर जिंगर दोबारा से वहाँ पर बहाना मारते हुए कहती, तो क्या मास्टर को मैं पसंद नहीं आई, आप मुझे किसी भी काम के लिए वहाँ पर ले जा सकते हैं, बस प्लीज मुझे अपने साथ ले जाओ। उसकी ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें सुनकर तो लूली को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि ये सच में यहाँ पर ढोंग के तो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाया जा रही है, कितना अच्छा नाटक कर लेती है यहाँ पर। तब बाईचैन वहाँ पर जिंगर से कहता है, अगर तुम्हें मेरे साथ ही चलना है ना तो ठीक है, लेकिन इसके लिए तुम्हें कल्टीवेशन का रास्ता चुनना पड़ेगा, अगर तुम मेरे साथ रहना चाहती हो तो तुम्हें मेरे डिसाइबल की तरह रहना पड़ेगा और कल्टीवेशन सीखनी पड़ेगी। अगर तुम इसके लिए तैयार होती हो तो मैं तुम्हें बिल्कुल अपने साथ ले जाऊंगा, कल्टीवेशन पावर करना और उसे सीखना भी सिखाऊंगा, तो बताओ तुम्हारा क्या इरादा है। ये सुनकर तो जिंगर काफी ज्यादा खुशी आती है और बाईचैन के सामने ग्रीट करते हुए कहती है, मास्टर आज से मैं आपकी डिसाइबल, आप जो करने कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, मेरे मास्टर ने मुझे जो ऑर्डर दिया, अगर मैंने उस ऑर्डर को नहीं माना तो आप मेरी वहाँ पर जान भी ले सकते हैं, इस तरह से मैं आपकी वफादार रहूंगी और आपको किसी भी तरह से शिकायत का मौका नहीं दूंगी। जिस पर हाओतियान जिंगर से कह रहा होता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, आज से तुम हमारे साथ रह सकती हो, हम सब यहाँ पर एक दोस्त की तरह रहते हैं और देखो इसमें एक और नया मेंबर भी शामिल हो गया। जिसके बाद बाईचैन की सिस्टम उससे कह रही होती है, तुमने तो यहाँ पर जिंगर को अपना डिसाइबल बना लिया है, लेकिन इसके बदले तुम्हें कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी के लिए मेरा सिस्टम खाली है, तो मैं तुम्हें रिवॉर्ड क्या ही दूं। ये सुनकर तो बाईचैन भी गुस्सा हो जाती है कि आखिर किस तरह की मनहूस सिस्टम है, बड़ी मुश्किल से तो मैंने इसे अपने सेक्टर में शामिल किया क्योंकि मुझे इसके बदले कोई, लेकिन देखो इस सिस्टम ने तो मुझे यहाँ पर धोखा दे दिया, अब मैं अचार डालूंगा इस जिंगर को अपने सेट में लेके। जिसके थोड़ी देर बाद हम जिंगर को देखते हैं जो उस मास्टर की मसाज कर रही होती है। मसाज करते हुए कहती है, ग्रैंडपा आपको कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है ना। जिस पर वो मास्टर भी कह रहा होता है, अरे हाँ हाँ थोड़ा नीचे करो मसाज, थोड़ा ऊपर भी कर दो, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, सच में तुम मसाज करने वाली लड़कियों से भी ज्यादा एकदम अच्छे से मसाज कर लेती हो, तुम्हारे हाथों से मसाज करके तो मेरी पूरी बॉडी गर्म हो चुकी है, मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। एक बूढ़े की बॉडी में इतने नाजुक और छोटे मोटे हाथ जो चल रहे हैं। मास्टर तो यहाँ पर अलग ही फ्लो में बहते हुए जा रहा था, वो वहाँ पर कुछ और ही सपना देख रहा होता है। जिसके बाद वहाँ पर हाओतियान और लूली भी आ जाते हैं। वो वहाँ पर आने के बाद जिंगर को बता रहे होते हैं कि हमारे मास्टर बहुत ज्यादा अच्छे इंसान है, वो हमारा सहारा तब बने जब हमारे साथ कोई भी नहीं था, उन्होंने हमें बहुत अच्छे से यहाँ पर ट्रेनिंग दी है, उनके जितना अच्छा मास्टर दुनिया में कोई भी नहीं होगा, तुम यहाँ पर आकर बहुत ही ज्यादा खुश रहोगी, वो तुम्हें भी कल्टीवेशन करना सिखाएंगे और किस तरह से पावर का इस्तेमाल किया जाता है वो भी सिखाएंगे। इवन के देखो मास्टर ने ली जुआन की इविल स्पिरिट को भी अंदर से खत्म कर दिया, वो पूरी तरह से इविल बन चुका था, लेकिन तब भी मास्टर ने उसे दोबारा पहले जैसा कर दिया। मास्टर के पास इतना ज्यादा
टैलेंट है कि उनके टैलेंट का कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। साथ ही वो बाकी लोगों के बारे में बता रहा होता है कि इन लोगों को भी किस तरह से हमारे मास्टर ने बचाया है। इस छोटी बच्ची को देख रहे हो, इसे तो घोस्ट सेक्ट के लोग मार ही डालते, लेकिन सही टाइम पर मास्टर ने आकर इसे बचा लिया। उसके बाद से उन्होंने इसे अपने सेक्ट में भी शामिल कर लिया। हमारे मास्टर ने सारे ऐसे लोगों को सेक्ट में शामिल किया है जो दुनिया से हारे हुए थे, इसलिए सेक्ट बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और आगे चलकर और ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम हमारे मास्टर से मिल गई और उन्होंने तुम्हें सहारा दे दिया, वरना तो तुम्हारा क्या हाल होता इसके बारे में तो तुम खुद भी नहीं जान सकती थी। मास्टर ने हमें रहने के लिए खाली छत ही नहीं दी, हमें हिम्मत दिया और जीने का सहारा भी दिया। न जाने कौन सी किताब पढ़कर यहाँ पर हाउतियान इतनी सारी बड़ी बड़ी बातें कर रहा होता है। इसे भाषण में खड़ा किया जाए तो ये सारे के सारे वोट को तो अपने तरफ ही खींच लेगा। इतने टैलेंट तरीके से यहाँ पर बातें कर रहा होता है। ये सुनकर तो जिंगर भी वहाँ पर कह रही होती है, आप लोगों की बातें सुनकर तो मुझे यकीन हो चुका कि मैं बहुत ही ज्यादा डकी थी। मैं देखो मेरी आंखों से आंसू भी निकल आए कि सही टाइम पर मुझे यहाँ पर मास्टर ने बचा लिया। जिसके बाद वहाँ पर हाउतियान और बाकियों के लिए चाय बनाने के लिए चली जाती है ताकि सारे के सारे लोगों का यहाँ पर मूड फिर से अच्छा कर सके। जिसके जाने के बाद लूली वहाँ पर कह रही होती है, अगर हमने ऐसे ही अनजान लोगों पे इतना ज्यादा एहसान दिखाना शुरू कर दिया तो हो सकता है कि इससे आगे चलकर हमें ही नुकसान हो। हमें सोच समझ कर और सही इंसान के ऊपर ही भरोसा करना चाहिए, कब क्या पता किसकी नीयत किस तरह की हो। जिस पर वहाँ पर प्रिंस और शिया भी आ गए होते हैं। वो दोनों वहाँ पर आकर कह रहे होते हैं, हाँ लूली ने बात तो बिल्कुल सही कही है, हमें भी इसके बारे में सोचना चाहिए। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जिंगर बायचन के सेक्टर में आ गई होती है क्योंकि वहां पर उसे चोट लग चुकी थी, इसलिए सारे लोग मिलकर उसका वहां पर इलाज करते हैं। उसी के साथ साथ जब जिंगर बायचन से कहती है कि उसे यहाँ पर इस सेक्टर में शामिल होना है तो बायचन उसे अपना डिसाइपल भी बना लेता है, जिस चीज से जिंगर काफी ज्यादा खुश थी। लेकिन लूली और कुछ डिसाइपल को वहां पर शक हो रहा होता है कि यहाँ पर जिंगर किसी गलत काम के लिए आई है, वो हमें आगे चलकर धोखा भी दे सकती है, इसलिए वो सारे लोग उस पर थोड़ी कड़ी नजर रख रहे होते हैं। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम बायचैन को देखते हैं जो एक पेपर देख रहा होता है। उसमें सारे के सारे डिसाइपल के नाम लिखे थे और उन लोगों ने कितने फ्लैग को अभी तक कलेक्ट किया है उसके बारे में लिखा होता है। बायचैन जिसके पास भी ज्यादा फ्लैग होते हैं उनका वहाँ पर तारीफ कर रहा होता है, तो जिनके कम होते हैं उन्हें वहाँ पर बोल भी रहा होता है कि तुम्हें और ज्यादा फ्लैग को कलेक्ट करने की कोशिश करनी है। और उन्हीं में सबसे ज्यादा फ्लैग जो होता है वो प्रिंस के पास था। ये देखकर हाउतियान प्रिंस से कह रहा होता है, आखिर तुम्हारे पास इतने ज्यादा फ्लैग कैसे आए? बाकी डिसाइपल से 2-4 ज्यादा होते तो समझ में भी आता, लेकिन तुम्हारे पास तो कई 100 हैं और दूसरे के पास तो ढंग से 20-25 भी नहीं है। प्रिंस उससे कह रहा होता है, देखो मैंने यहाँ पर फ्लैग को कलेक्ट करने की तो कोशिश की ही नहीं, सारे के सारे फ्लैग खुद ही अट्रैक्ट होते हुए मेरे पास आ गए थे, इसी वजह से इतने सारे फ्लैग मेरे पास हो चुके हैं। वही लूली को ध्यान आता है कि अरे जिंगर तो कहीं दिखाई नहीं दे रही, मैंने काफी टाइम से उसे नहीं देखा, आखिर वो जा कहाँ सकती है। जिसके बाद उसे वहाँ पर एक नोट भी गिरा हुआ मिलता है, उसमें लिखा हुआ था कि मैं जिंगर बोल रही हूँ और मैं यहाँ से सारे के सारे जितने भी फ्लैग थे उन सभी को लेकर जा चुकी हूँ, क्योंकि मेरा प्लान ही यही था कि मैं यहाँ से सारे फ्लैग को चुरा कर अपने सेक्ट में ले जाऊं। इसी वजह से मैंने तुम्हारा सेक्ट ज्वाइन भी किया था। ये पढ़कर लूली और बाकी सारे लोग एकदम ज्यादा हैरान रह जाते हैं कि आखिरकार उनका शक सही निकला, जिंगर ने यहाँ पर धोखा देने के लिए ही आई थी। पर हाउतियान कह रहा होता है, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर कोई यहाँ से सामान चोरी करके लेके जाए और नोट भी छोड़ जाए, मुझे तो लगता है कि यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ है। तब वहाँ पर वूजी सेक्ट का एल्डर और अपने कुछ डिसाइपल के साथ आ गया होता है। वहाँ पर आने के बाद वो बायचन उसके साथ ही कह रहा होता है, देखो जिंगर मेरी डिसाइपल थी, इसलिए जल्द से जल्द उसे हमारे हवाले कर दो, वरना तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। जो सुनकर हाउतियान उससे कह रहा होता है, जिंगर को तो तुम हमारे हवाले करोगे क्योंकि हमें लगता है कि तुमने जानबूझ के उसे यहाँ से उठा लिया है, वरना ऐसे तो वो हमें छोड़कर यहाँ से नहीं जा सकती थी। वूजी सेक्ट का एल्डर उससे कहता है, अबे कम अकल के बंदे, वो मेरी सेक्ट की डिसाइपल है और मैं ही तुझे जिंगर को तेरे हवाले कर दूं, दिमाग की कमी है क्या तेरे अंदर? तब वहाँ पर बायचन भी आ जाता है जो वूजी सेक्ट के एल्डर से कह रहा होता है, आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो? जिस पर वो एल्डर कहता है, तुमने मेरी सेक्ट की सबसे पावरफुल डिसाइपल को अपने पास रख लिया और मुझसे पूछ रहे हो कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ? मैं यहाँ पर जिंगर को वापस ले जाने के लिए आया हूँ, इसलिए चुपचाप से उसे मेरे हवाले कर दो, वरना तुम लोगों का जो अंजाम होगा उसके बारे में तुम लोग सोच भी नहीं सकते। जिस पर बादशाह कह रहा होता है, अगर मैं तुम्हें ना में जवाब दूं तो तुम मेरा क्या ही उखाड़ लोगे, देखता हूँ तुम्हारे अंदर कितनी हिम्मत है जो तुम मेरे सामने खड़े हो पाते हो। ये सुनकर वो एल्डर कह रहा होता है, मुझे पता ही था कि तुम्हारे मुंह से मुझे कुछ इस तरह का ही जवाब मिलेगा, इसलिए अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। जिसके बाद वो अपने डिसाइपल को बादशाह
बायचन और उसके डिसेबल की तरफ भेज देता है, जहाँ दोनों के बीच आपस में फाइट शुरू हो जाती है। दोनों तरफ से लोग एक दूसरे के ऊपर अटैक किए जा रहे थे और इनकी फाइट काफी ज्यादा जबरदस्त चल रही होती है। एक बार इधर से लोग अटैक करते तो एक बार उधर से कर रहे होते हैं, लेकिन जल्दी यहाँ पर कोई भी हारता नहीं है। दूसरी तरफ हम जिंगर को देखते हैं जो अपने सेक्टर में पहुंच गई होती है और उसने कई सारे फ्लैग को अपने पास रख लिया था। उसके बाद इतने सारे फ्लैग देखकर वहाँ के बाकी डिसेबल जो होते हैं एकदम ज्यादा हैरान रह गए थे। वो जिंगर से पूछते हैं आगे तुम इतने सारे फ्लैग कहाँ से लेकर आई, ये तो बहुत ही ज्यादा है, सच में इतने तो आसपास के किसी भी डिसेबल के पास नहीं होने वाले, हम सारे डिसेबल को क्यों ना कलेक्ट कर लें, तब भी इतने सारे फ्लैग नहीं होंगे, तो क्या तुम मुझे इसका सीक्रेट बता सकती हो। जिस पर जिंगर कहती है देखो मैंने बहुत ही सीक्रेट प्लान के साथ इन सारे के सारे फ्लैग को कलेक्ट किया है, इसलिए मैं अपना प्लान इतनी आसानी से तुम्हारे सामने तो रिवील नहीं करने वाली, इसलिए बस अपना यहाँ पर मुंह बंद कर लो। दूसरी तरफ वूजी सेक के एल्डर के जो डिसेबल होते हैं वो अब भी बायचन के डिसेबल के साथ फाइट कर रहे थे, लेकिन तब एक डिसेबल उस एल्डर को कान में जाकर कहता है कि जिंगर हमारे सेक्टर में वापस आ चुकी है, इसलिए हमें यहाँ से चलना होगा। इसलिए वो एल्डर वहाँ पर बायचन से कह रहा होता है देखो मुझे अभी बहुत जरूरी काम आ चुका है, तुमसे तो मैं बाद में आकर अपना हिसाब पूरा कर लूंगा, लेकिन मुझे अभी वो काम बहुत जल्दी करना पड़ेगा, इसलिए अभी के लिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जिसके बाद वो अपने डिसेबल को लेकर वहाँ से चला जाता है। ये देखकर तो बाकी लोग भी हैरान थे कि आखिर यहाँ पर ये इससे हुआ क्या, ये इतनी जल्दी यहाँ पर से क्यों भाग गया, मुझे इसके अंदर कुछ न कुछ गड़बड़ी जरूर दिखाई दे रही है, हमें इसका पीछा करना चाहिए, हो सकता है ये कुछ गड़बड़ करने के लिए यहाँ से गया। इधर वूजी सेक का एल्डर अपने सेट में वापस आता है, जहाँ पर उसे जिंगर दिखाई देती है। वो उससे कह रही होती है मास्टर मैंने बहुत सारे फ्लैग को कलेक्ट कर लिया है, वो भी एक बहुत ही बढ़िया प्लान के साथ, अब तो मुझे लगता है कि मैं ये कॉम्पिटिशन जरूर जीत जाऊंगी। जो सुनकर वो एल्डर उससे कह रहा होता है बढ़िया, बहुत बढ़िया, तुम्हें इस काम को करने के लिए तो इनाम मिलना चाहिए, तो अब इनाम हासिल करने के लिए तैयार हो जाओ। जिसके बाद उसने अपने डिसेबल से कह के वहाँ पर उसकी पावर को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर दिया था और अब वहाँ पर सारे लोग मिलकर अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए जिंगर को हवा में उठा देते हैं, जिस वजह से जिंगर को वहाँ पर तकलीफ हो रही होती है। ये देखकर तो वो भी हैरान थी कि आखिर ये लोग उसके साथ कर क्या रहे हैं। वो एल्डर से पूछ रही होती है मास्टर आप मेरे साथ क्या कर रहे हैं, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे यहाँ पर छोड़ दो। लेकिन वूजी सेक का एल्डर उससे कह रहा होता है मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि तुम हमारे सेट की सबसे ज्यादा पावरफुल डिसेबल हो, इसलिए मुझे तुम्हारी जरूरत है ताकि मैं तुम्हारी कल्टीवेशन पावर का इस्तेमाल कर सकूं। तुम्हें पता है जब मैंने पहली बार तुम्हें बचाकर अपने सेक्टर में शामिल किया था, मैंने उसी दिन मन मरा लिया था कि जब तुम बड़ी होकर पावरफुल बनोगी तब तो मैं तुम्हारी जान लेकर तुम्हारी कल्टीवेशन पावर का इस्तेमाल कर लूंगा, और देखो आज वो दिन आ चुका है, मैं यहाँ पर तुम्हें मार डालूंगा ताकि तुम्हारी सारी की सारी पावर छीन सकूं। जो सुनकर तो जिंगर एकदम ज्यादा हैरान रह जाती है कि जिसे उसने अपना मास्टर समझा वही उसके लिए धोखेबाज निकला, और जिन लोगों को अभी वो धोखा देकर वहाँ से भाग आई है वही उसके अच्छे दोस्त थे। उससे बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा होता है कि काश उसने बायचन के सेट के डिसेबल को धोखा नहीं दिया होता और वो अभी भी वहीं पर होती तो कितना अच्छा होता, लेकिन यहाँ पर आने के बाद वो बुरी तरह से फंस चुकी है। आखिर हमेशा ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है, मैंने कौन सी गलती कर दी है। लेकिन तभी वहाँ पर टेलीपोर्टेशन वाला पोर्टल एक्टिवेट होने लगता है, क्योंकि उसके अंदर से बायचन अपने सारे के सारे डिसेबल के साथ यहीं पर आ रहा था। वहाँ पर आने के बाद बायचन उस एल्डर से कह रहा होता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे डिसेबल के ऊपर अटैक करने की, क्योंकि अब ये मेरी डिसेबल हो चुकी है, मैंने इसे डिसेबल के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया था और मेरे डिसेबल को कोई इस तरह से हाथ लगा, ये चीज मैं बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं कर सकता, इसलिए आज मैं यहाँ पर तुम्हारी जान लेने के लिए आया हूँ। जो देखकर वो एल्डर वहाँ पर बायचन से कह रहा होता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा पीछा करने की, मुझे तो लगता है कि उस टाइम मैंने तुम्हें जिंदा छोड़कर गलती कर दी, वहीं पर तुम्हें तुम्हारी बोट के ऊपर ही मार डालना चाहिए था, आज यहाँ पर तुम आकर मेरा प्लान तो नहीं बर्बाद कर देते। जिसके बाद बायचन हाओ तियानो अपने बाकी डिसेबल को वहाँ पर उस एल्डर और उसके डिसेबल के ऊपर अटैक करने के लिए भेज देता है, जहाँ पर इस बार फिर से उन सभी के बीच काफी जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। हाओ तियानो तो कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो चुका था जिंगर को लेकर, ऐसा लग रहा था कि वो जिंगर को थोड़ा थोड़ा पसंद करने लगा है, इसलिए वो सारा का सारा गुस्सा उन डिसेबल के ऊपर उतारे जा रहा होता है। जिसके बाद वो वहाँ पर जिंगर को उठाए वहाँ से भाग निकलता है, ताकि जब तक ये सारे लोग फाइट करेंगे तब तक कि वो जिंगर को किसी सेफ जगह पर ले जाकर रख देगा। तो वहीं लूली अब उस एल्डर के साथ फाइट कर रही होती है, जहाँ उन दोनों की फाइट भी काफी ज्यादा जबरदस्त चल रही थी, लेकिन वहाँ पर डिसेबल आकर उसे रोक ले। जिस मौके का फायदा उठाते हुए वो एल्डर वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है, पर जैसे वो भागता है उसके सामने बायचन आ जाता है। वो वहाँ पर आने के बाद उसका रास्ता रोक लेता है और उसे धमकाते हुए कह रहा होता है देखो मैं यहाँ पर तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ, अगर तुमने दोबारा से जिंगर या फिर मेरे किसी भी डिसेबल के ऊपर आंख उठाने की कोशिश की तो देख लेना मैं तुम्हारी ऐसी हालत करूंगा कि दुनिया की कोई भी मेडिसिन तुम्हें जिंदा नहीं बचा पाएगी। अगर खुद को सही सलामत देखना चाहते हो तो मेरे और मेरे डिसेबल से नजरें दूर करके ही रखना। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। ये देखकर तो वूजी सेक के बाकी डिसेबल अपने मास्टर से पूछ रहे होते मास्टर आपने इस बायचन को ऐसे कैसे जाने दिया, आपने उसके ऊपर अटैक क्यों नहीं किया। जिस पर वो एल्डर कह रहा होता है मुझे तो अभी ये नहीं समझ में आ रहा कि आखिर इस बायचन का सेट इतना ज्यादा एटीट्यूड के साथ क्यों रहता है, आखिर इनके पास ऐसी कौन सी खास चीज आ गई जिसकी वजह से ये इतना ज्यादा उछलते हैं, मुझे
मुझे पहले इस बात का पता लगाना होगा, उसके बाद जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं बाय चांस तो क्या उसके सारे के सारे डिसाइपल को एक साथ ही खत्म कर दूंगा, लेकिन पहले मुझे इनके सेट का पूरा सीक्रेट जानना है। तो वहीं हाउ ध्यान मास्टर से कह रहा होता है, मास्टर आप तो सच में कमाल के हो, आपने तो वूजी सेट के एल्डर के सामने बस 2-4 डायलॉग क्या कह दिए, उसी में उसकी हालत खराब हो गई है और मुझे नहीं लगता कि वो दोबारा कभी भी हमसे फाइट करने के लिए आएगा। लेकिन बादशाह उससे कह रहा होता है वूजी सेट को इतना ज्यादा हल्के में लेने की जरूरत नहीं है, ये लोग अभी शांत बैठ गए हैं, बाद में शांत नहीं बैठने वाले, ये जरूर कुछ प्लान के साथ हमारे ऊपर अटैक करने के लिए आएंगे, इसलिए अब से हमें एनी टाइम चौकन्ना रहने की जरूरत है, वरना हमें नुकसान भी हो सकता है। तब वहाँ पर लिंजी आकर बादशाह और बाकियों से कह रही होती है जिंगर गायब हो चुकी है, मैंने उसे कहीं नहीं देखा, वो वहाँ से उठकर चली गई। जो सुनकर तो सभी परेशान हो जाते हैं कि आखिर जिंगर जा कहाँ सकती है। दूसरी तरफ हम जिंगर को देखते हैं जो जंगल में आगे बढ़ रही होती है। तब वहाँ पर लूली आती है जो उससे कह रही होती है तुम ऐसा अकेले कहाँ जा रही हो। जिंगर उससे कहती है मैंने सारे लोगों को धोखा दिया है, इसलिए मेरा आप लोगों के साथ रहना बिल्कुल भी सही नहीं होगा, इसलिए मैं आपके सेट को छोड़कर हमेशा के लिए जा रही हूँ। लेकिन लूली वहाँ पर उससे कह रही होती है देखो तुम्हें हमारे मास्टर ने बचाया है, तो उनका एहसान तुम इस तरह से चुका रही हो, हमारे सेट को छोड़कर भागकर तुमने जो गलती की है सारे लोगों के सामने उसे एडमिट करो कि हाँ तुमने गलती की है, रिजल्ट जो भी होगा उसे तुम्हें सहना पड़ेगा, उसके बाद तुम हमारे साथ बिल्कुल खुशी खुशी रह सकती हो। लेकिन जिंगर कह रही होती है मैं अपनी वजह से आप लोगों को मुसीबत में नहीं डालना चाहती, अगर मैं आपके सेक्ट में रहूंगी तो वूजी सेक्ट का जो एल्डर है वापस से आएगा आपको परेशान करने के लिए, इसलिए मेरा वहाँ से चले जाना ही बेहतर है। लेकिन लूली उससे कह रही होती है देखो यहाँ पर ऐसी बातें तो बिल्कुल भी मत करना, तुम हमारे सेक्ट की एक डिसाइपल बन चुकी हो और जो भी हमारे सेक्ट का डिसाइपल होता है सारे के सारे लोगों की जिम्मेदारी होती है उसे प्रोटेक्ट करना और उसे साथ में रखना, इसलिए हम भी तुम्हें अपने साथ रख रहे हैं। आगे से इस तरह से बातें करने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना और अपने आप को पराया समझने की कोई जरूरत नहीं है, तुम हम में से ही एक हो, तो बताओ तुम्हारा क्या फैसला है। ये सुनकर जिंगर जो होती है लूली से कह रही होती है हाँ मैं तुम्हारे साथ चलना चाहूँ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अगर तुम मुझे अपने साथ ले जाओ। ये सुनकर तो लूली भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि चलो जिंगर को आखिरकार समझ में तो आया। दूसरी तरफ हम ज़ूशेन को देखते हैं जो जंगल में उन्हीं फ्लैग को कलेक्ट करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन जैसे वो आगे बढ़ता वो किसी अजीब सी जगह पर आ चुका था। वहाँ आने के बाद कई सारे खतरनाक पेड़ों से मिल जाते हैं जिनकी बेलें ही किसी स्नेक की तरह ज़ूशेन के पीछे पड़ गई होती है। ये देखकर तो वो भी हैरान रहता है कि आखिर यहाँ पे ये हो क्या रहा है। वो वहाँ पर अपनी स्वॉर्ड की पावर का इस्तेमाल करते हुए सारी की सारी बेलों को वहाँ पर काट देता है, जिस वजह से उसकी जान यहाँ पर बच जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर स्लेव सेट की 2 लड़कियां आ चुकी थी। ये देखकर तो ज़ूशेन भी हैरान रहता है कि अरे ये लोग कौन है और यहाँ पर मेरे साथ क्या करने के लिए आ गए। तभी वहाँ पर उन दोनों लड़की की लीडर भी आ जाती है जिसने पीछे से ज़ूशेन के ऊपर अटैक करके उसे वहाँ पर बेहोश कर दिया था, जिसका नाम ज़ूलियान होता है। ज़ूशेन को वहाँ पर लग रहा होता है कि जरूर ये लोग यहाँ पर उससे उसका फ्लैग छीनने के लिए आए, इसलिए वहाँ पर अपने फ्लैग को फेंकते हुए कहता है ले जाओ जो मैं जितने भी मेरे पास फ्लैग है मैं सारे के सारे तुम्हें देता हूँ। लेकिन ज़ूलियान वहाँ पर उसके फ्लैग पे पैर रखते हुए वहाँ से आगे बढ़ने लगती है और उसके साथियों ने वहाँ पर ज़ूशेन को भी पकड़ लिया था जो ज़ूशेन को उठाकर अपने साथ ले जा रहे होते हैं। ज़ूशेन को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर उसके साथ ही हो क्या रहा है। और अब थोड़ी देर बाद वहाँ पर बायचन और बाकी लोग भी आ गए होते हैं जिन्हें काफी टाइम से ज़ूशेन कहीं दिखाई नहीं दिया था, इसलिए वो परेशान होकर उसे चारों तरफ ढूंढ रहे होते हैं। सभी का कहना होता है कि हो ना हो ये काम वूजी सेट का ही है जिन्होंने ज़ूशेन को उठा लिया ताकि वो उसकी वजह से हमें ब्लैकमेल कर सके। तब वहाँ पर जिंगर जो होती है उन फ्लैग को छूकर महसूस करने लगती है, उन्हें स्मेल भी करना स्टार्ट कर देती है ताकि देख सके कि आखिर यहाँ पर और भी कौन लोग आए थे। तब उसे पता चलता है कि यहाँ पर तो स्लेव सेट की ज़ूलियान और उसके डिसाइपल यहाँ पर आए थे, हो ना हो उन लोगों ने यहाँ पर ज़ूशेन को उठा लिया होगा। शिया वहाँ पर कह रही थी मैंने तो ज़ूलियान और उसके डिसाइपल के बारे में सुना है कि वो लोग कभी भी किसी को परेशान नहीं करते, तो हमें उतनी ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है कि वो लोग वहाँ पर जाने के बाद ज़ूशेन की जान ले लेंगे। लेकिन तब वहाँ पर वो मास्टर कह रहा होता है नहीं नहीं रुक जा, मैंने उन लोगों के बारे में तो कुछ और ही सुनकर रखा है, लेकिन उसने क्या सुना है वो अभी हमें नहीं बताया जाता। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जिंगर बायचन उसके सारे के सारे डिसाइपल को चूना लगाते हुए उनका सारा का सारा फ्लैग लेकर वहां से चली गई होती है। लेकिन जब वो अपने सेक्ट में आती है वहां पर आने के बाद उसका मास्टर भी उसे धोखा दे देता है क्योंकि वहां पर तो वो उसका इस्तेमाल कर रहा था ताकि वो उसे मारकर उसकी कल्टीवेशन पावर हासिल कर सके। लेकिन सही टाइम पर बायचन वहां पर एंट्री मारते हुए जिंगर को वहां पर बचा लेता है, जिस वजह से जिंगर को पता चल चुका था कि उसके असली दोस्त जो है वो बायचन उसके डिसाइपल ही होंगे। इसलिए वो डिसाइड कर दिया कि वो हमेशा से बायचन और उसके डिसाइपल के साथ ही रहेगी। बायचन
की एक डिसाइपल बनकर। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में जूशन को स्लेव सेट की 2 लड़कियां उठाकर ले गई होती है, जिस चीज से सारे लोग परेशान होते हैं। वो मास्टर वहाँ पर कह रहा होता है हमें जल्द से जल्द जूशन को बचाना चाहिए, क्योंकि माना कि स्लेव सेट की लड़कियां किसी को परेशान नहीं करती, लेकिन तब भी हमें वहाँ पर जाकर जूशन को बचाना होगा, क्योंकि कोई भी इंसान वहाँ पर जाता है, स्पेशली अगर कोई लड़का वहाँ पर जाए तो वो वहाँ से कभी वापस आ ही नहीं सकता। वहाँ की जो लड़कियां हैं वो उसे अपने बातों में उलझाकर हमेशा अपने सेट का ही डिसाइपल बना लेती हैं। एक बार अगर जूशन वहाँ पर उन लड़कियों की बातों में चला गया तो वो दोबारा कभी भी वापस नहीं आएगा। वो इतना ज्यादा मैनिपुलेट हो सकता है। अगर हम जूशन को वापस हमारे सेट में देखना चाहते तो हमें अभी जाकर स्लेव सेट में जूशन को बचाना होगा। जो सुनकर तो वहाँ पर बाचन भी घबरा जाता है। वो अपने सारे डिसाइपल से कहता है तैयार हो जा, हमें यहाँ से जूशन को बचाने के लिए जाना है। मास्टर होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने डिसाइपल को हर खतरों से बचाऊं। जिस पर उसके सारे डिसाइपल कहते हैं हम भी आपके साथ जाएंगे, लेकिन तब वहाँ पर बाचन उससे कह रहा होता है मैं वहाँ पर कुछ लोगों को ही लेकर जाऊंगा, मैं ज्यादा लोगों को वहाँ पर नहीं ले जा सकता। जो लोग मेरे साथ जाएंगे उनके नाम जिंगर और लूल ही है, वही दोनों मेरे साथ जा सकते हैं, बाकी मैं किसी को भी नहीं लेके जाऊंगा, क्योंकि हम वहाँ पर कोई पार्टी वगैरह करने नहीं जा रहे बल्कि अपने डिसाइपल को बचाने जा रहे हैं। इसलिए ज्यादा लोगों की वहाँ पर जरूरत मेरे ख्याल से तो नहीं होने वाली, क्योंकि मैं अकेला ही जो उन पर भारी पड़ जाऊंगा। जिसके बाद वो थोड़ी दूर आने के बाद अपनी सिस्टम से कह रहा होता है सिस्टम थोड़ी मेरी मदद करो ना, मुझे कोई खास चीज दो जिसकी मदद से मैं जूशन को वहाँ पर जाकर बचा सकूं, कोई अच्छी सी पावरफुल वाली चीज देना। लेकिन उसकी सिस्टम फिर से उससे कहती है अरे भिखारी आदमी तुम्हारा सिस्टम तो फिर से खाली है, तुम उसमें कुछ डालोगे तभी तो ये भरेगा, तुम्हारी पूरी इन्वेंट्री काफी सालों से बस खाली पड़ी हुई है, तुम कुछ मेहनत तो करते ही नहीं हो तो तुम्हारी इन्वेंट्री भरेगी कैसे। जो सुनकर तो बाचन भी परेशान हो जाता है। इसलिए वो उस मास्टर से कहता है मास्टर तुम भी मेरे साथ चलो, कहीं तुम्हारी जरूरत ना पड़ जाए, क्योंकि वैसे भी यहाँ पर उसके पास उसकी सिस्टम ने उसे कुछ वेपन दिया ही नहीं, तो अब तो उसे वहाँ पर उसके मास्टर की जरूरत पड़ने ही वाली है। दूसरी तरफ हम जूशन को देखते हैं, जिसे वो सारी लड़कियां अपने नाव में सवार करके वहाँ से ले जा रही होती है। वहाँ पर दोनों लड़कियां आकर जूशन से कहती है अरे आप उठ गए, आप तो कल ज्यादा काफी थक गए होंगे, लाओ मैं आपकी मसाज कर देती हूँ जिससे आपको आराम मिलेगा। जो सुनकर तो जूशन भी घबरा जाता है। वो उनसे कह रहा था अबे तुम लोग कौन हो, चलो भाग जाओ यहाँ से, और मेरे साथ क्या करना चाहती हो, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे बस अपने मास्टर के पास जाना है, तुम लोग मुझे वहाँ ले चलो। वो दोनों लड़कियां तो वहाँ पर जूशन से कह रही होती है मास्टर आप तो बहुत ही ज्यादा भोले किस्म के इंसान है, आपको नहीं पता कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर आपकी खातिरदारी करने के लिए आए हैं ताकि आपको यहाँ पर बहुत अच्छा महसूस हो सके। जूशन तुमसे कह रहा होता है अरे मेरी बहनों मुझे छोड़ दो, मुझे यहाँ से जाने दो, मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन दोनों लड़कियों ने तो वहाँ पर जूशन को पूरा फंसा लिया होता है। वो उसे सेड्यूस करते हुए पूछ रही होती है मास्टर क्या आप यहाँ पर कुछ शराब वगैरह लेंगे, हम वो भी देने के लिए तैयार है, देखो बाहर का मौसम कितना अच्छा है, कितना अच्छे से चांद यहाँ पर निकला हुआ है, हम चांद को देख के यहाँ पर अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। वो लोग तो वहाँ पर जूशन के लिए डांस भी करना शुरू कर देते, लेकिन जूशन तो इससे बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। वो उनको लात मारते हुए यहाँ से दूर भगा देता है और उनसे कहता है तुम लोगों को समझ नहीं आता कि मैं एक बार में क्या कह रहा हूँ, मुझे तुम लोगों के साथ कुछ नहीं करना। लेकिन तब भी वो लड़कियां नहीं मानती और वो तो अब वहाँ पर आपस में ही झगड़ा करना शुरू कर दी थी कि मैं यहाँ पर जूशन के साथ रहूंगी, नहीं तो मैं यहाँ पर जूशन के साथ रहूंगी, मैं जब ज्यादा सुंदर हूँ तो जूशन को मैं ज्यादा अच्छी लगूंगी। लेकिन जब दोनों यहाँ पर झगड़ा कर रहे होते हैं, इसी मौके का फायदा उठाते हुए जूशन कमरे से बाहर निकल कर आ जाता है और कमरे के बाहर ही कड़ी मार देता है कि लड़ते रहो अब तुम दोनों अकेले कमरे के अंदर, मैं तो यहाँ से चला। लेकिन बाहर आने के बाद उसे एक और मुसीबत दिखाई देती है, क्योंकि उन दोनों लड़कियां जो थी उनकी मास्टर वहाँ पे खड़ी होती है। वो वहाँ पर जूशन से कह रही होती है कहाँ भाग रहे हो, आज तो तुम्हें यहाँ पर दूल्हा बनाया जाएगा, तुम यहाँ से कहीं पर भी नहीं जा सकते। जूशन तो एकदम परेशान हो गया होता है। वहाँ पर कह रहा होता है मैं तो यहाँ से मन कर रहा है कि नाव से कूद कर अपनी जान दे दूं, ये कहाँ पर आकर मैं फंस गया, मास्टर मुझे यहाँ से आके बचा लो वरना तो मैं यहाँ पर मारा ही जाऊंगा। जिसके बाद वो दोनों लड़कियां वहाँ पर फिर से आकर जूशन को पकड़ लेती है। अब तो वहाँ पर जूशन पूरी तरह से फंस चुका था, उसे कोई उम्मीद नहीं होती कि वो यहाँ से बचकर भाग पाएगा। लेकिन तब उसकी पुकार सुनकर वहाँ पर बाचन आ गया होता है, जो वहाँ पर अपने बाकी डिसाइपल के साथ आया था। वो वहाँ पर सारे लोगों से कह रहा होता है हट जाओ जूशन के सामने से, वरना मैं यहाँ पर किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ने वाला। तब उन लड़कियों की जो मास्टर होती है वहाँ पर बाचन को देखकर कह दिया तुम तो वही हो ना जिसके बारे में मैंने बहुत कुछ सुन के रखा है। जिसके बाद वो वहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को निकालकर पूरी ताकत के साथ बाचन की तरफ ही बढ़ना शुरू कर देती है। लेकिन जैसे वो उसके ऊपर अटैक करती है, वो वहाँ पर से साइड होते हुए सीधा उस मास्टर के ऊपर ही अटैक करने लगती है, क्योंकि वहाँ पर वो उस मास्टर के बारे में कह रही थी कि उसके बारे में उसने बहुत कुछ सुनकर रखा है और वो उसकी काफी बड़ी दुश्मन भी है। जो देखकर तो बाचन की जान में जान आती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि यहाँ पर इन लड़कियों की मास्टर तो मेरे ही पीछे पड़ गई है। लेकिन वो मास्टर बेचारा वहाँ पे फंस गया होता है और जब उन लड़कियों को पता चलता है कि ये मास्टर भी उसी सेट का है जिस सेट से जूशन आया, तो वो उससे भी सैड हो जाती है कि हमें उस सेट का कोई भी पसंद नहीं है, इसलिए तुम भी चले जाओ यहाँ से। वहीं लड़कियों की मास्टर तो वहाँ पर उस मास्टर की जनरेशन खत्म करने के लिए तैयार थी। वो इधर उधर उसकी स्वॉर्ड चला रही होती है। मास्टर बेचारा वहाँ पे कह रहा होता है अरे मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया, मेरी बात तो सुनो। लेकिन तब वहाँ पर बाचन की सिस्टम उसे मदद कर देती है, इसलिए बाचन ने वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए दोनों को वहाँ पर स्टॉप कर दिया होता है अपने ऑरा के प्रेशर की वजह। उनको शांत करवाते हुए कहता है शांत हो जाओ यहाँ पर और मुझे ठीक से बताओ कि यहाँ पर तुम दोनों का क्या चल रहा है। ये सारी बातें शांति से होकर सुलझाई भी तो जा सकती ना, झगड़ा करके क्या फायदा। तब वहाँ पर वो दोनों अपनी कहानियां बताना शुरू कर
देते कि आखिर इन दोनों में दुश्मनी कैसे हुई। वो लोग बता रहे होते हैं कि उन लड़कियों की मास्टर और ये जो मास्टर था दोनों आपस में काफी साल पहले कपल हुआ करते थे और वो दोनों एक दूसरे से शादी भी करने वाले थे, लेकिन जब वो मास्टर एक बहुत ही खतरनाक वॉर में चला गया था तब वहाँ पर उसके मरने के चांस काफी ज्यादा बढ़ चुके थे, इसलिए उसने शादी के कुछ दिन पहले ही उस लड़कियों की मास्टर को वहाँ पर छोड़ दिया और उन्हें वैसे ही छोड़कर वहाँ से वॉर में चला गया, इस उम्मीद में कि जब वो वहाँ पर जाएगा तो वहाँ जाने के बाद वो मर जाए तो लड़कियों की मास्टर को उतना ज्यादा बुरा नहीं लगेगा। उसे ये ख्याल रहेगा कि वैसे भी उस मास्टर ने उसे छोड़ तो दिया था, अब वो जाकर मर ही क्यों ना जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए उस मास्टर ने उसे छोड़ दिया था। और जब इतने सालों बाद उस लड़कियों की मास्टर ने उस वाले मास्टर को आज पहली बार देखा तो उसके ऊपर सारा गुस्सा उतार रही है कि मैंने तुम्हारा कितने सालों से इंतजार किया था और अब जाकर तुम मेरे पास आए हो, इसलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली, इसलिए वो उसे मार रही थी। उन दोनों की ऐसी सारी बातें जिंगर और बाईचुन तो मूंगफली खाते हुए सुन रहे होते हैं, उन्हें बहुत ही मजा आ रहा होता है कि चलो यहाँ पर कुछ कहानियां सुनने को तो मिल रही है। वो मास्टर वहाँ पर उन लड़कियों की मास्टर से कह रहा होता है मुझे माफ कर देना जो मैंने तुम्हारा दिल दुखाया होगा, मैं सारी चीजों के लिए यहाँ पर तुमसे माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर वो लड़की भी उससे कह रही होती है मैं भी तुम्हें माफ करती हूँ, शायद मैंने भी तुम्हें गलत समझ लिया था। यहाँ पर तो उस बूढ़े मास्टर को भी उसके पार्टनर मिल गई, जो देखकर तो वो लड़कियां वहाँ पर डांस करते हुए कह रही होती है लगता है हमारे मास्टर की यहाँ पर लाइफ पूरी हो चुकी है, जिस चीज का उन्होंने इतने सालों से इंतजार किया था वो घड़ी अब आ चुकी है, उन्हें उनका मास्टर यहाँ पर फिर से मिल गया। जो देखकर जूशन उनसे कह रहा होता है अरे तुम्हारी मास्टर को उसका मास्टर मिला ना तो तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो, साइड होकर थोड़ी बातें कर लो ना। वहीं बाईचुन जब उनकी ऐसी बातें सुनता है तो वो काफी ज्यादा उदास हो गया होता है कि ये दोनों कितने अच्छे कपल हुआ करते थे, मैंने पहली बार ट्रू लव को अपनी आंखों से देखा है। जो देखकर तो उसकी सिस्टम भी वहाँ पर बहुत ज्यादा उदास हो जाती है, वो उससे कह रही होती है देखो तुमने यहाँ पर दो अच्छे इंसानों को आपस में मिला दिया, इसलिए मैं तुम्हें एक छोटा सा रिवॉर्ड देने वाली हूँ। वो रिवॉर्ड एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन होगा जिसका तुम इस्तेमाल कर पाओगे। जो देखकर तो बाईचुन की खुशी का वहाँ पर ठिकाना नहीं रहता, कह रहे वाह ये तो कमाल की बात है। जिसके बाद वो मास्टर और लड़कियों की मास्टर वहाँ पर बाईचुन को ग्रीट करते हुए कह रहे होते हैं मास्टर आपने यहाँ पर हम दोनों को फिर से मिला दिया, अगर आप यहाँ पर नहीं आए होते तो हम दोनों आपस में लड़कर एक दूसरे की जान ले लिए होते। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी यहाँ पर मदद करने के लिए, हम चाहते हैं कि आगे चलकर भी आप हमारी मदद करें ताकि हम दोनों एक दूसरे को और अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके। जिसके बाद उन लड़कियों की मास्टर वहाँ पर उस मास्टर से कह रही होती है देखो अगली बार तुम्हें कहीं जाना हो तो मुझे बता कर जाना, चाहे कितने भी साल का क्यों ना इंतजार करना पड़े, मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद वो दोनों वहाँ पर गले मिलकर एक दूसरे से रोना शुरू कर देते हैं कि मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगा, तुम जाने की बात कर रही हो, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। वो मास्टर वहाँ पर उसका नाम ले रहा होता है कि उसका नाम जूयान है ना। जो सुनकर यहाँ पर जूलियान उससे कह रही होती है तुमने मेरा नाम भूल गए, मेरा नाम जूयान नहीं बल्कि जूलियान है, आखिर तुम मेरा नाम कैसे भूल सकते हो। जिसके बाद वो दोबारा से अपनी स्वॉर्ड निकाल कर उस मास्टर के पीछे पड़ जाती है कि क्या यहाँ पर तुम किसी और लड़की को याद कर रहे थे, अब तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। जिसके बाद वो फिर से बेचारे मास्टर के पीछे पड़ गई होती है। इधर बाईचुन और बाकी सारे डिसाइपल वहाँ से अपने नाव पे सवार होकर जाने लगते हैं। सभी लोग बाईचुन से कह रहे थे मास्टर आपने उस मास्टर को क्यों छोड़ दिया, क्या वो हमारे साथ नहीं आ सकते थे। जिस पर मास्टर कहता है वो दोनों देखो कितने सालों बाद एक साथ मिल रहे हैं, इसलिए हमें उन्हें थोड़ा सा पर्सनल टाइम देना चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि कुछ दिनों बाद वो मास्टर फिर से हमारे पास आ ही जाएगा, जब तक कि उन दोनों को थोड़ा एंजॉय करने दो। जिसके बाद वो वहाँ पर हाओतियान को उसी स्वॉर्ड फॉर्मेशन वाली बुक दे देता है जो अभी उसकी सिस्टम ने रिवॉर्ड के हिसाब से उसे देखकर तो हाओतियान काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि अरे वाह ये तो बहुत ही ज्यादा फॉर्मेशन वाली बुक है, इसके अंदर कई सारी पावरफुल टेक्निक को लिखा गया, उसे सीखकर तो हम बहुत ही ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन बना सकते हैं। मास्टर ने तो बहुत ही बढ़िया चीज मुझे दे दी, ये तो कमाल की बात है। जिसके बाद बादशाह उन सभी से कह रहा होता है जाओ जाओ जल्दी से इस फॉर्मेशन वाली बुक को अच्छे से पढ़ो, क्योंकि हमारा कंपटीशन अभी तक खत्म नहीं हुआ है, हमें कैसे भी करके कल का जो राउंड होने वाला है उसे जीतना ही होगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। जिस पर सारे डिसाइबल कहते हैं मास्टर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, रात भर हमारे लिए बहुत है, हम पूरी रात के अंदर इस पूरी की पूरी किताब को ही समझ लेंगे, उसके बाद कल हमारा जिससे भी कंपटीशन होगा हम उसे सबक सिखा सकते हैं। जिसके बाद एक एक करते हुए उन सभी ने उस स्वॉर्ड फॉर्मेशन वाली टेक्निक को सीखना स्टार्ट कर दिया था। एक एक करते हुए हमें सभी लोगों के बारे में बताया जा रहा होता है कि उन्होंने उस किताब के अंदर से कौन से टेक्निक को सीखा है, लेकिन उस किताब के अंदर 7 अलग अलग फॉर्मेशन बने थे, लेकिन वो लोग तो वहाँ पर सिर्फ 6 ही होते हैं। इसलिए वो जिंगर से कहते हैं जिंगर तुम दूर क्यों खड़ी हो, आओ हमारे साथ, तुम भी इसमें से एक टेक्निक को सीख लो, उसके बाद हम सातों लोगों के पास अलग अलग तरह की स्वॉर्ड फॉर्मेशन आ जाएगी, उसके बाद हम सातों की स्वॉर्ड फॉर्मेशन को आपस में मिला देंगे और तब जो इतना खतरनाक वाला फॉर्मेशन बनेगा उसके सामने कोई भी नहीं टिक पाएगा। जिंगर वहाँ पे कह रही होती है नहीं नहीं तुम लोग अपना करो, मुझे थोड़ा उतना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, लेकिन तब भी वहाँ पर लोग सारे जिद करने लगते हैं कि तुम्हें भी यहाँ पर आना ही होगा, तुम्हारे बगैर तो हमारा ये फॉर्मेशन पूरा नहीं हो पाएगा। जिस पर बादशाह भी जिंगर से कहता है तुम यहाँ पे इतना ज्यादा क्यों शर्मा रही हो, जाओ उनके साथ रहो, उनके साथ ही तुम्हें आगे से चलकर कल्टीवेशन सीखना है, तो तुम ऐसे शर्माते रहोगी तो तुम्हारा आगे चलकर कल्टीवेशन कैसे पूरा हो पाएगा, वो लोग तुम्हारी आगे चलकर मदद भी करने वाले हैं। ये सुनकर जिंगर जो होती है वो बादशाह से कह रही होती है अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं भी इनके साथ जाकर शामिल हो जाती है और मैं भी उस किताब के अंदर से एक टेक्निक सीख लूंगी। इसलिए वो भी वहाँ पर एक टेक्निक को सीख लेती है, जिस वजह से उन सभी का 7 स्वॉर्ड फॉर्मेशन वहाँ पर पूरी तरह से तैयार हो जाता है। और अब उस फॉर्मेशन को बनाने के लिए उन सभी ने वहाँ पर हवा में उड़ना स्टार्ट
स्टार्ट कर दिया था ताकि वो सारे के सारे लोग मिलकर अपने अपने फॉर्मेशन को मिलाते हुए एक बहुत ही बड़ा फॉर्मेशन बना सके। जैसे वो सारे लोग अपना अपना फॉर्मेशन आपस में मिलाते, वहां पर एक बहुत ही बड़ा और पावरफुल फॉर्मेशन आ गया होता है जिसका नाम 7 स्टार स्वॉर्ड फॉर्मेशन था। और इस फॉर्मेशन को बनाने के लिए 7 लोगों की जरूरत पड़ती है, इसीलिए सातों डिसाइपल ने अलग अलग स्वॉर्ड फॉर्मेशन को उस किताब के अंदर से सीखा था। जिसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं। वहां पर सभी लोगों को ये कहा जा रहा होता है कि जिन्होंने भी जितने सारे फ्लैग जमा किए उन सभी को वहां पर अपने फ्लैग लाकर देने होंगे। उसके बाद ही हम डिसाइड कर सकते हैं किसके पास कितने फ्लैग हैं और वो इस राउंड का विनर होता भी है या फिर नहीं। तो प्रिंस वहां पर अपने से 2 ही फ्लैग को बाहर निकालता है क्योंकि उसके पास 2 ही थे। ये देखकर तो जनरल भी हैरान रहते हैं कि प्रिंस आपके पास 2 ही है, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन प्रिंस वहां पर कह रहा होता है देखो मैंने अपनी पावर का जैसे इस्तेमाल किया, वैसे तो हजारों फ्लैग मेरे पास आ रहे थे लेकिन मैं यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। मैंने अपनी मेहनत से सिर्फ 2 ही फ्लैग को जमा कर पाया है और इससे मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। ऐसे पावर का इस्तेमाल करते हुए फ्लैग को जमा करने में मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने नॉर्मल तरीका अपनाया। ये देखकर तो वो जनरल भी हैरान रह जाता है कि प्रिंस तो बिल्कुल ही बदल चुके हैं। लेकिन जब वहां पर वूजी सेक्टर उसके सारे लोगों की पारी आती तो उनके पास 100 से भी ज्यादा फ्लैग होते हैं क्योंकि जिंगर ने जो भी फ्लैग को चुराए थे वो सभी वहां पर उसने वूजी सेक्टर में लाकर छोड़ दिए थे। ये देखकर बाकी सारे लोग सवाल उठाने लगते हैं कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है, सारे लोगों के पास 1-2 होंगे और तुम्हारे पास 100 से भी। हमें तो लगता है कि तुमने यहाँ पर चीटिंग किया और सारे लोगों के जबरदस्ती सारे के सारे फ्लैग को चुरा लिया है तुमने। तुम्हारे ऊपर तो केस होना चाहिए, तुम्हें इस कॉम्पिटिशन से बाहर निकाल कर फेंक देना चाहिए। ऐसे चीटिंग करने वाले लोगों की हमें कोई जरूरत नहीं है। जो देखकर जनरल वहां पर यह अनाउंस करता है कि जब यहाँ पर वूजी सेट के लोगों ने चीटिंग कर ही ली है तो इसलिए बाकी सारे एल्डर ने मिलकर ये डिसाइड किया कि इस राउंड को रद्द कर दिया जाता है। इस राउंड में जितने भी जो भी फ्लैग को जमा किए वो सारे के सारे उनके पॉइंट नहीं मिलने वाले। सारे के सारे लोगों को सीधा सीधा नेक्स्ट राउंड में प्रमोट किया जा रहा है। हमें माफ कर देना कि आपको फ्लैग लेने में जितनी भी परेशानी हुई उसका कोई भी फायदा आपको नहीं मिलने वाला। जो सुनकर तो वूजी सेट का एल्डर भी एकदम ज्यादा हक्का बक्का रह गया था। वो उससे कह रहा होता है अरे इसकी भैंस की टांग, मेरी तो सारी की सारी मेहनत बर्बाद हो गई। कितनी मेहनत से मैंने इतने सारे फ्लैग को यहाँ पर जमा किया था लेकिन इसका तो कोई फायदा ही नहीं निकला। जिसके बाद वो टिकटॉकर वहां पर आकर इस कंपटीशन का फाइनल राउंड अनाउंस कर दिया जिसमें एक टीम के साथ फाइट होगी। एक तरफ वूजी सेट के सारे डिसाइपल होंगे, दूसरी तरफ बायचन के सेट के सारे डिसाइपल होने वाले हैं। जो भी इस राउंड को जीतेगा वही इस कंपटीशन का विनर कहलाएगा। इससे दोनों तरफ की टीम आपस में आमने सामने आकर खड़ी हो जाती है जहां वो सभी आपस में फाइट करने के लिए तैयार होते हैं। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जूशियन को स्लेव से की कुछ लड़कियां उठाकर लेके गई होती है लेकिन तब वहां पर बायजन आ गया होता है जो वहां पर आने के बाद जूशियन को बचा लेता है। लेकिन जब वहां पर स्लेव से की जो लीडर होती है उसे पता चलता है कि यहाँ पर वो मास्टर भी आया है तो वो उसके साथ फाइट करना शुरू कर देती है क्योंकि काफी साल पहले वो दोनों कपल हुआ करते थे लेकिन वो दोनों अलग हो चुके थे। पर तब वहां पर बायजन जो होता है कैसे कैसे करके उन दोनों को वहां पर समझा लेता है, इसलिए वो दोनों अपना झगड़ा बंद कर देते हैं। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में उस कंपटीशन का लास्ट राउंड चल रहा होता है जिसमें फाइट एक टीम के साथ होगी। बायचन के सेट के जितने भी डिसाइपल होते हैं वो एक तरफ आके खड़े हो चुके थे और वूजी सेट के जितने भी डिसाइपल होते हैं वो उनके सामने आकर खड़े हो चुके थे। इन दोनों टीम की यहाँ पर फाइट होगी, जो जीतेगा वो इस कॉम्पिटिशन को जीत जाएगा। वूजी सेट के डिसाइपल वहाँ पर कह रहे होते हैं हम लोग की पावर तुम्हारी पावर से ज्यादा है, इसलिए हम यहाँ पर तुम्हें आसानी के साथ हरा देंगे। हमें तो उस जिंगर को भी सबक सिखाना है जिसने हमारे सेट को धोखा दिया, वो तुम्हारे साथ चली गई, इसलिए हम तुम लोगों को यहाँ पर नहीं छोड़ने वाले। जो सुनकर जिंगर उनसे कह रही होती है अपना मुंह बंद कर लो, मैं अपनी मर्जी से यहाँ पर आई थी, इसलिए बस इस कंपटीशन को शुरू तो होने दो, मैं तुम लोगों को यहाँ पर नहीं छोड़ने वाली, तुम लोग बहुत बोल लिए। जो सुनकर तो वूजी सेट के डिसाइपल और ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। उन सभी ने बायचन के सभी डिसाइपल के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था। ये देखकर बायचन के जितने भी डिसाइपल होते हैं वो सारे के सारे मिलकर उस बड़े वाले फॉर्मेशन को बनाना शुरू कर देते हैं जिसके अंदर सभी डिसाइपल की पावर एक साथ लगती है। वो सारे लोग वहाँ पर एक एक करते हुए अपनी पावर को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर देते हैं और अपनी पावर को एक्टिवेट करने के बाद वो उस फॉर्मेशन को तैयार करते हुए वूजी सेट के जितने भी डिसाइपल होते हैं उनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। जहाँ इस अटैक को रोकने में वूजी सेट के डिसाइपल को काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी जिस वजह से वो लोग बस एक ही अटैक के अंदर वहाँ पर हार जाते हैं और उनके ऊपर दोबारा फाइट करने की हिम्मत भी नहीं बची होती। ये देखकर वो जो जनरल होता है वहाँ पर यह अनाउंस करता है कि मैं यहाँ पर इस कॉम्पिटिशन का विनर बताने वाला हूँ और वो विनर कोई और नहीं बल्कि बायचन के सेट के डिसाइपल ही है। उन लोगों ने यहाँ पर इस कंपटीशन को जीत लिया है। लेकिन तब वहाँ पर वूजी सेट का एल्डर आ गया होता है जो वहाँ पर आने के बाद कह रहा होता है मैं इस चीज को नहीं मानता कि बायचन के सेट के डिसाइपल यहाँ पर जीत चुके हैं। इन लोगों ने यहाँ पर चीटिंग करने की कोशिश की। इसने देखो मेरी डिसाइपल जिसका नाम जिंगर था उसे अपने पास कर लिया ताकि वो उसकी पावर का इस्तेमाल हमारे ही खिलाफ कर सके। ये सुनकर आसपास खड़े जितने भी लोग होते हैं वो लोग भी वहाँ पे कहने लगते हैं कि हाँ बात तो यहाँ पर सही लग रही है। कुछ टाइम पहले तो ये जिंगर वूजी सेट की तरफ से इस कॉम्पिटिशन को लड़ रही थी लेकिन अब
अचानक इससे ऐसा क्या हुआ जो इसने उस सेट को छोड़कर बाईचन का साथ देना स्टार्ट कर दिया। कहीं बाईचन ने इसके ऊपर जोर जबरदस्ती तो नहीं की थी उसके सेक्ट में शामिल होने के लिए। लेकिन तब वहाँ पर जिंगर सारे के सारे लोगों से कह रही होती है आप सभी को गलत फहमी हो चुकी है, बाईचन ने मेरे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की बल्कि मैं खुद उसके सेक्ट में गई थी वहाँ पर जाकर ज्वाइन होने के लिए। इस वजह से बाईचन ने मुझे वहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया और अब से मैं बाईचन के सेक्ट की डिसेबल हूँ, मुझे वूजी सेक्ट में नहीं रहना। तब वहाँ पर बाईचन आता है जो जिंगर से कह रहा होता है जिंगर तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ कहे या ना कहे मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मेरी डिसेबल हो बस इतना ही काफी है। तब वहाँ पर बाईचन की सिस्टम उससे कह रही होती है बहुत बढ़िया, तुमने यहाँ पर जिंगर की लॉयल्टी को 90% तक के जीत लिया है, उसका तुम्हारे ऊपर भरोसा 90% हो चुका है। इस वजह से मैं तुम्हें एक छोटा सा रिवॉर्ड देना चाहती हूँ, वो जो रिवॉर्ड होगा वो काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है, उसका इस्तेमाल करते हुए तुम किसी की भी जान ले पाओगे वो भी आसानी के साथ। तब बाईचन जिंगर को इस तरह से बातें हुए करता हुआ देखकर सारे लोग कहने लगते हैं कि ये कितना अच्छा मास्टर और डिसेबल का रिश्ता चल रहा है यहाँ पर, हमें तो बाईचन बहुत ही अच्छा मास्टर दिखाई दे रहा है, इसलिए अगर जिंगर वहाँ पर जाना चाहती तो इसमें कोई बुराई नहीं है, वो वहाँ पर जा सकती है, वो उसकी मर्जी है। और अब यहाँ पर कोई भी उसके खिलाफ कुछ नहीं बोल सकता कि उसने यहाँ पर चीटिंग करने की कोशिश की बाईचन के सेट के अंदर जाकर। जो सुनकर तो वूजी सेक्ट लीडर एकदम ज्यादा गुस्सा हो चुका था, वो वहाँ पर कह रहा होता है बस बहुत हो गया, अब मैं यहाँ पर किसी को नहीं छोड़ने वाला, सारे लोग अब मरने के लिए यहाँ पर तैयार हो जाओ। जिसके बाद उसने वहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर दिया था। वो जैसे अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए बाईचन के सभी डिसेबल की तरफ बढ़ रहा होता है, वहाँ पर बाईचन आ जाता है जो वहाँ पर आने के बाद उसका रास्ता रोक लेता है और यहाँ पर वो उसी टेक्निक का इस्तेमाल कर लेता है जो अभी उसकी सिस्टम ने उसे दी थी। जैसे वो उसका इस्तेमाल करते हुए वूजी सेक्ट एल्डर के ऊपर अटैक करता है, वूजी सेक्ट एल्डर वहाँ से बहुत दूर जाकर गिर जाता है जहाँ उसकी हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि एक ही अटैक के अंदर वो वहाँ पर मारा जा चुका है। तब ये देखकर बाईचन की जो सिस्टम होती है उससे कह रही होती है तुमने तो कमाल ही कर दिया, तुमने तो यहाँ पर वूजी सेक्ट के एल्डर को भी खत्म कर दिया है, इस वजह से तुम्हें और भी अच्छे अच्छे रिवॉर्ड मिलने वाले हैं, जिस चीज से तो बाईचन भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तब वहाँ पर जिंगर आती है जो बाईचन से कह रही होती है मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे यहाँ पर आकर बचा। बाईचन कहता है जब मैं यहाँ पर हूँ तो मेरे डिसेबल के ऊपर कोई आग उठाकर भी नहीं देख सकता, तो अटैक करने की तो दूर की बात है, इसलिए तुम लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, जब तक कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। अब बाईचन वहाँ से अपने सेक्ट में आता है जहाँ पर उसे एक बहुत ही अच्छी बिल्डिंग दिखाई देती है जो कि एक ट्रेजर पवेलियन था और यही रिवॉर्ड उसकी सिस्टम ने उसे दिया होता है। इस पवेलियन के अंदर काफी सारी रेयर चीजों को रखा जाएगा जो कल्टीवेशन पावर बढ़ाने में मदद करेगी और यही कमरा बाईचन की सिस्टम ने अभी उसे वूजी सेक्ट एल्डर को मारने पर दिया होता है। ये देखकर तो बाईचन काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि अब तो मैं यहाँ की चीजों का इस्तेमाल करते हुए खुद की कल्टीवेशन पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा लूंगा। लेकिन जब वो खुशी खुशी में सारे बॉक्स को खोलकर देख रहा होता है कि उसके अंदर से कोई ट्रेजर निकाल सके, लेकिन तो वहाँ पर उसकी किस्मत ही खराब निकलती है क्योंकि सारे के सारे वहाँ पर जो डब्बे रखे हुए थे वो सभी खाली होते हैं, उसके अंदर कुछ भी नहीं था। ये देखकर तो बाईचन भी परेशान हो जाता है कि आखिर ये कैसा मजाक है, उसकी सिस्टम ने तो उसका यहाँ पर मोई मोई कर दिया। वो कितनी खुशी में यहाँ पर आया था कि उसे काफी सारे ट्रेजर मिलेंगे, लेकिन यहाँ के तो सारे के सारे डब्बे खाली है। तब वहाँ पर लूली आ जाती है। बाईचन को लग रहा था कि इसे भी यहाँ पर सारे के सारे डब्बे खाली मिलेंगे, लेकिन जैसे लूली एक डब्बे को खोलती है उसके अंदर से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल फैन बाहर निकल कर आता है। ये देखकर तो बाईचन भी हैरान था कि अरे ऐसा कैसे हो गया यहाँ पर, मैंने जब डब्बा खोला था तो वो खाली था, लगता है मेरी किस्मत की तरह मेरे लिए सारे डब्बे खाली थे, लेकिन यहाँ पर तो लूली का पहला ही डब्बा भरा हुआ निकला। वो वहाँ पर आने के बाद लूली से कह रहा होता है लूली तुम्हें पता है कि कुछ टाइम पहले मैंने इस फैन का इस्तेमाल किया था, तो ये फैन मेरा है, इसलिए लाओ इस फैन को मुझे वापस कर दो। उसने तो बेचारी लूली को बेवकूफ बनाते हुए उससे वो फैन छीन लिया होता है, लेकिन तब वहाँ पर उसकी सिस्टम उससे कहती है बाईचन ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है लूली ने इस फैन को ढूंढा था, अगर तुम इस फैन की पावर का इस्तेमाल करोगे तो ये तुम्हारे किसी काम की नहीं रहेगी, इसकी पावर का इस्तेमाल सिर्फ लूली ही कर सकती है, इससे जल्दी से उसे लूली को वापस कर दो। ये सुनकर तो बाईचन भी घबरा जाता है और लूली को फैन देते हुए कहता है चलो इस फैन को तुम ही रख लो, इस फैन का आगे से तुम ही इस्तेमाल कर लेना। जो देखकर तो लूली काफी ज्यादा खुश हो जाती है और बाईचन का वहाँ पर शुक्रिया करने लगती है। तब वहाँ पर लिंजी भी आ जाती है, उसे भी वहाँ पर किसी तरह का ट्रेजर मिला था। ये देखकर वो मास्टर से कह रही होती है बाईचन मास्टर क्या आप इस ट्रेजर को लेना चाहेंगे, अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो आप इसे ले सकते हैं। लेकिन जब बाईचन उस ट्रेजर को वहाँ पर देखता है तो वो डांस करने का सामान होता है। ये देखकर बाईचन खुद में सोचने लगता है कि अगर मैंने इस ट्रेजर को लिया तो ऐसा लगेगा कि मुझे आगे चलकर मुजरा करना पड़ सकता है, इसलिए नहीं मुझे ये ट्रेजर नहीं चाहिए, ये तो बहुत घटिया चीज है। इसलिए वो साफ साफ वहाँ पर लिंजी को मना कर देता है कि इस ट्रेजर को तुम अपने पास ही रखो। जिसके बाद वो वहाँ पर लिंजी लूली से कह रहा होता है तुम्हें पता है मैंने यहाँ पर ये ट्रेजर पवेलियन क्यों बनाया, यहाँ पर खाली ट्रेजर वगैरह नहीं स्टोर किए गए, मैंने तो यहाँ पर अपनी उम्मीदों को भी स्टोर करके रखा है कि तुम लोग यहाँ पर आने के बाद यहाँ से अच्छे अच्छे ट्रेजर को हासिल करोगे, उसके बाद बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनकर दिखाओगे। बेचारे की खराब किस्मत, उसे तो यहाँ पर कोई ट्रेजर नहीं मिला, लेकिन बस वो यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें करके अपना मन बहला
रहा होता है, जिस पर लिंजी और लूली बाईचन से कहते हैं मास्टर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। और इतना कहने के बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन उनके जाने के बाद बाईचन जो सिस्टम होती है उससे कह रही होती है बाईचन तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए तो एक बहुत ही ज्यादा खास ट्रेजर इस ट्रेजर पवेलियन के सबसे ऊपर रखा हुआ है, तुम वहाँ जाकर उसका इस्तेमाल कर सकते हो। ये देखकर तो बाईचन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो भागते हुए ट्रेजर पवेलियन के ऊपर जाने लगता है ताकि वहाँ जाकर अपना जो सबसे खास ट्रेजर है उसे हासिल कर सके। दूसरी तरफ लूली और लिंजी दोनों आपस में अपने ट्रेजर की पावर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं ताकि देख सके कि उनके ट्रेजर के पास कितनी पावर है। उसका इस्तेमाल करते हुए वो एक दूसरे के ऊपर ही अटैक कर रहे होते हैं। जहाँ लूली अपनी फैन का इस्तेमाल कर रही होती है तो वहीं लिंजी जो होती है उस डांस करने वाली चीज का इस्तेमाल कर रही थी, जिन दोनों के अंदर बराबर की ही पावर लग रही होती है। लेकिन तब भी यहाँ पर थोड़ा थोड़ा लूली का जो फैन था वो वहाँ पर ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था, जिसके अंदर से बहुत ही ज्यादा फायर निकल रही होती है, इसलिए लूली वहाँ पर आसानी के साथ जीत गई होती है। दूसरी तरफ हम बाईचन को देखते हैं जो ट्रेजर पवेलियन के सबसे ऊपर वाले कमरे में आ चुका था। वहाँ आने के बाद उसे एक बहुत ही बड़ा डब्बा दिखाई देता है। ये देखकर तो बाईचन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि चलो मुझे मेरा ट्रेजर तो मिला, बस उम्मीद करता हूँ मैं यहाँ पर कि इस ट्रेजर के अंदर बहुत ही खास वाली चीज हो जो मेरे आगे चलकर काम आए। लेकिन जैसे वो डब्बे के पास आता है उसके अंदर से इतना भयंकर स्पेशल ऑरा बाहर निकलता है कि बाईचन ऊपर के फ्लोर से फेंका कर नीचे जमीन पे आके गिर जाता है। न जाने उस डब्बे के अंदर ऐसी क्या चीज रखी थी जिसके अंदर से इतना भयंकर और तेज ऑरा बाहर निकला। तब बाईचन की सिस्टम वहाँ पर कह रही होती है अरे अरे मुझे माफ कर देना, मैं एक चीज तो तुम्हें बताना भूल ही गई, अगर तुम्हें वो ट्रेजर चाहिए तो उसके लिए तुम्हें एक छोटा सा टास्क पूरा करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो तुम्हें ट्रेजर मिल सकता है। जो सुनकर तो बेचारा बाईचन एकदम ज्यादा परेशान हो गया होता है। वो अपनी सिस्टम से कह रहा होता है तो आगे तुमने ये चीज मुझे पहले क्यों नहीं बताई थी, देखो मैं इतनी ऊपर से जमीन पे आकर गिर गया, ऐसा लग रहा है कि मेरी हड्डियां टूट चुकी है। तब वहाँ पर बाईचन के सारे डिसेबल आ जाते हैं जो बाईचन को जमीन पे गिरा हुआ देखकर उससे पूछ रहे होते हैं अरे मास्टर आपके साथ क्या हुआ, आप ऐसा क्यों लेटे हुए हैं। लेकिन बाईचन बेचारा तो अपनी आंख बंद करके वहाँ पर लेटा होता है, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो इन लोगों को जवाब क्या देगा, वो वहाँ पर अपनी बेइज्जती तो नहीं करवा सकता। तब हाउतियान वहाँ पर कह देता है मुझे तो लग रहा है यहाँ पर बाईचन मास्टर अपनी कोई खास टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपनी सोल को अपनी बॉडी से बाहर निकाल दिया होगा, इसलिए उनकी बॉडी यहाँ पर पड़ी हुई है और उनकी सोल अपना कल्टीवेशन कर रही होगी। तभी सुनकर बाईचन भी वहाँ पर होश में आ जाता है। सारे लोग उससे पूछ रहे होते हैं बाईचन मास्टर आप यहाँ पर ऐसे क्यों लेटे हुए थे, जिसपे बाईचन कहता है अरे मैं तो आउटर वर्ल्ड के अंदर चला गया था, वहाँ पर जाने के बाद मेरी जो सोल थी डीमन के साथ फाइट कर रही थी और मेरी बॉडी यहीं पर रुक गई थी, मैं उस डीमन को खत्म करने के बाद वापस यहाँ पर आ चुका हूँ। वो डीमन जल्द से जल्द यहाँ पर आने वाले थे, इसलिए मैंने अपनी बॉडी को भी साथ ले जाने का नहीं सोचा, अपनी बॉडी को यहीं पे छोड़ दिया, बस अपनी सोल को वहाँ पर उस डीमन के साथ फाइट करने के लिए भेज दिया। ये सुनकर तो सारे के सारे डिसेबल एकदम ज्यादा घबरा जाते हैं। वो मास्टर से कह रहे होते मास्टर यहाँ पर क्या डीमन आने वाले हैं, अगर ऐसा है तो हमें अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए ताकि खुद को पावरफुल बनाते हुए डीमन के साथ फाइट करने के लायक हो सके। लेकिन बाईचन उनसे कह रहा था तुम लोगों को परेशान होने की जरूरत कोई भी नहीं है, मैंने सारे के सारे डीमन को तो खत्म कर दिया है, तो अब कौन यहाँ पर आकर हमें परेशान करेगा, अब हमें यहाँ पर आकर कोई परेशान नहीं कर सकता, इसलिए जाओ और मजे करो। जो सुनकर सारे डिसेबल कह रहे होते अरे वाह मास्टर ने तो यहाँ पर कमाल ही कर दिया, मास्टर की जैसा तो खतरनाक और बहादुर इंसान दुनिया में थोड़ी होगा, हमारे मास्टर तो सबसे ज्यादा लाजवाब है, उनके जैसा खास इंसान कोई नहीं है। जो सीन दिखाती ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बाईचन के सारे डिसेबल का कंपटीशन शुरू हो गया होता है जो कि फाइनल राउंड था। उस राउंड के अंदर वो सारे लोग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए आसानी के साथ इस कंपटीशन को जीत जाते हैं और उसे जीतने की वजह से बाईचन को वहां पर एक ट्रेजर पवेलियन भी मिलता है जिसके अंदर काफी सारे ट्रेजर रखे हुए होंगे। बाईचन जैसे ट्रेजर पवेलियन के अंदर आता है उसे वहां पर कोई भी ट्रेजर नहीं मिलता, लेकिन उसके सारे के सारे डिसेबल को वहां पर ट्रेजर मिलते जा रहा था। ये देखकर तो वो भी हैरान रहता है कि आखिर यहाँ पर ये हो क्या रहा है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में बाईचन के जितने भी डिसेबल होते हैं वो वहाँ पर बाईचन से कह रहे होते हैं मास्टर लुओली लिंजी को तो काफी अच्छे यहाँ पर से ट्रेजर मिल चुके हैं, इसलिए हमें भी यहाँ पर अच्छे वाले ट्रेजर चाहिए, क्या आप हमें उसे दे सकते हैं। जिस पर बाईचन कह रहा होता है अगर तुम्हें ट्रेजर चाहिए तो तुम खुद ही यहाँ पर ढूंढ लो, देखो यहाँ पर काफी सारे ट्रेजर रखे हुए होंगे। वो उन्हें यहाँ पर ये नहीं बताता कि उसे तो ट्रेजर मिल ही नहीं रहे, इसलिए सारे के सारे डिसेबल वहाँ पर ट्रेजर ढूंढना शुरू कर देते हैं। उन्हें तो एक एक सेकंड के अंदर अच्छे अच्छे ट्रेजर मिलते जा रहे थे। कई सारे लोगों को तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड ऑफ वेपन वगैरह मिल रही थी, जो देखकर तो बाईचन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो एकदम उदास भी था कि आखिर मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है, मेरे सारे डिसेबल को इतने अच्छे अच्छे ट्रेजर मिल गए लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला। वो कमरे के बाहर आकर चिल्ला भी रहा होता है, उदास होकर आधा आधा रो भी रहा होता है कि अब मैं क्या करूं, मुझे कोई भी ट्रेजर नहीं मिल रहा, मुझे कुछ भी करना नहीं आता, ना मुझे कल्टीवेशन आती है, ना मैं पिल बना सकता हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन अब मैं क्या ही करूँ, भाड़ में जैसा है जिस मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, एक वही काम
काम है जो मैं आसानी के साथ कर सकता हूँ। जिसके बाद हम शियाओ और प्रिंस को देखते हैं जो दोनों आपस में अपनी वेपन की टेस्टिंग कर रहे होते हैं जो उन्होंने ट्रेजर पवेलियन के अंदर से निकाली थी। शियाओ के पास उसका हंटर होता है और प्रिंस के पास उसकी स्वॉर्ड होती है। जिन दोनों का वेपन काफी ज्यादा कमाल का लग रहा था। वो वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर लगातार अटैक किए जा रहे होते हैं। साथ ही दूसरी तरफ ली जुआन और हाओ तियान भी अपने अपने वेपन का वहाँ पर इस्तेमाल करना चाह रहे थे। वो लोग जैसे अपने वेपन का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं, उनका अटैक भी काफी ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा था। हाओ तियान के पास एक स्वॉर्ड होती है और ली जुआन के पास एक बहुत ही बड़ी कुल्हाड़ी होती है। वो दोनों अपने वेपन का इस्तेमाल करते हुए लगातार एक दूसरे के ऊपर अटैक किए जा रहे थे। लेकिन यहाँ पर हाओ तियान का जो स्वॉर्ड था वो वहाँ पर ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा होता है, जिस वजह से वो बड़ी आसानी के साथ ली जुआन को टक्कर देते जा रहा था। और ली जुआन तो अपने कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करते हुए उसके अटैक को संभाल भी नहीं पा रहा होता है। इधर हम जिंगर को देखते हैं जिसके पास एक क्रॉस बो आ गई होती है। वो क्रॉस बो भी काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रही थी, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो वहाँ पर हाओ तियान के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देती है। हाओ तियान भी अपने शील्ड वाले वेपन को बाहर निकालते हुए उसके अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा होता है, जहाँ उसकी शील्ड ने आसानी के साथ जिंगर के अटैक को रोक लिया होता है। जिसे देखकर तो सारे के सारे डिसाइपल खुश थे कि उन्हें बहुत अच्छे अच्छे वेपन मिल चुके हैं। अब वो उसका इस्तेमाल करे तो उनके सामने कोई भी नहीं टिक पाएगा। लेकिन इनके एक दूसरे के साथ फाइट करने की वजह से काफी ज्यादा आवाज आ रही थी, जिस वजह से बादशाह सो भी नहीं पाता। वो गुस्से में बाहर निकल कर आता है ताकि सभी को चिल्ला सके। लेकिन जैसे वो बाहर आता है जिंगर के क्रॉसबो का अटैक उसे ही लगने वाला था, लेकिन जैसे वहाँ पर अपनी जान बचा लेता है, वरना तो यहाँ पर उसकी हालत बिना फुकट की खराब हो जाती। तब बाचन की सिस्टम उससे कहती है अपने डिसाइपल से कहो कि वो वहाँ पर अपना ब्रेक थ्रू कर ले। उसके बाद सच में उनके पास काफी ज्यादा पावर आ जाएगी। उन्हें वेपन तो वैसे ही मिल चुका है, अगर वो ब्रेक थ्रू भी कर लेते हैं तो उसके बाद वो जैसे तियानरिन रेल्म के अंदर जाएंगे, वहाँ पर जाने के बाद उनका मुकाबला वहाँ पर कोई भी नहीं कर पाएगा और वहाँ से वो और भी अच्छे अच्छे ट्रेजर को लेकर आ सकते हैं। इसलिए बादशाह अपने सारे के सारे डिसाइपल को वहाँ पर इकट्ठा कर लेता है और उनसे कहता है देखो हम मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन तो जीत चुके हैं, अब बस बारी है तियानरिन सीक्रेट रेल्म का पोर्टल ओपन होने की। जैसे वो ओपन होगा हम उसके अंदर चले जाएंगे, लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि वो जगह आसान नहीं होने वाली है। इसलिए सब लोग यहाँ से जाओ, अपनी प्रैक्टिस करो और अपना ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करो, ताकि तुम वहाँ जाने के बाद आसानी के साथ सारे के सारे लोगों को हराते हुए जितनी भी हो सके उतने ट्रेजर को हासिल कर लेना। ये सुनकर सारे के सारे डिसाइबल थोड़ा परेशान हो जाते कि वो यहाँ पर इतनी जल्दी ब्रेक थ्रू कैसे कर पाएंगे, लेकिन तब भी वो सारे लोग वहाँ से प्रैक्टिस करने के लिए जाने लगते हैं। लेकिन बाचन लिंजी को रोकते हुए कहता है क्या तुमने अपने फाउंडेशन लेवल को ब्रेक थ्रू किया है, उसके बाद ही तुम आगे जा सकती हो ना, इसलिए पहले अपना फाउंडेशन लेवल को ब्रेक थ्रू करो। ये सुनकर लिंजी उससे कहती है मास्टर आपको क्या लगता है कि मैंने अपना फाउंडेशन लेवल ब्रेक थ्रू नहीं किया, मैं तो इस सेट में ज्वाइन होने से पहले अपना फाउंडेशन लेवल ब्रेक थ्रू कर चुकी थी। वो वहाँ पर बाचन को अपनी कल्टीवेशन पावर दिखा रही होती है और जैसे वो वहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करती है उसके अंदर से भयंकर तरीके से ऑरा बाहर निकलने लग गया था, जो कि पूरे के पूरे सेट को कवर कर रहा होता है। ये देखकर तो सारे के सारे लोग हैरान थे कि आखिर यहाँ पर ये हो क्या रहा है। सभी को ये देखकर लग रहा था कि यहाँ पर उनके मास्टर ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए लिंजी को ब्रेक थ्रू करने में मदद कर रहे हैं। इससे तो यहाँ पर इतनी ज्यादा पावरफुल ऑरा से भरी हुई लाइट आ रही है। तब वहाँ पर वो मास्टर भी आ गया होता है। वो खुद भी यहाँ पर जैसे ही उस लाइट को देखता है वो एकदम ज्यादा हैरान रह गया था कि ये तो 9 हेवन डिवाइन लाइट है। किसी की बॉडी से अगर ये पावर बाहर निकले तो उसके पास समझो कि काफी ज्यादा पावर है, क्योंकि जल्दी 9 हेवन डिवाइन लाइट को ब्रेक थ्रू करना इतना आसान नहीं होता है। और जैसे जैसे उस डिवाइन लाइट की पावर जो थी वो बाचन के बाकी डिसाइपल के ऊपर थोड़ा थोड़ा गिरती है कि उनकी वहाँ पर अपने आप ही पावर बढ़ने लग गई थी। वो लोग बिना ब्रेक थ्रू किए वहाँ पर अपना ब्रेक थ्रू कर जाते हैं। उन्हें तो कुछ मेहनत भी नहीं लगी थी और उनका यहाँ पर ब्रेक थ्रू भी हो गया था, जिस चीज को देखकर तो वो काफी ज्यादा खुश होते और हैरान भी होते कि आखिर यहाँ पर ऐसा पॉसिबल कैसे है, बिना किसी मेहनत के यहाँ पर ब्रेक थ्रू कैसे हो गया। इधर हम बाचन को देखते हैं जो लिंजी की पावर देखकर काफी ज्यादा घबरा गया होता है और वो कुर्सी के पीछे जाकर ही छुप जाता है कि कहीं उसकी पावर की वजह से उसे यहाँ पर कुछ ना हो जाए। तब वहाँ पर लिंजी आकर मास्टर से कहती है मास्टर आप यहाँ पर छुप क्यों गए, आपको क्या हो गया है। तब बाचन वहाँ पर बहाना बनाते हुए ये कहता है देखो मैं यहाँ पर तुम्हारी जितनी भी पावर थी उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था ताकि तुम्हारे फाउंडेशन लेवल की पावर तुम्हारे ऊपर ही बैक फायर ना कर जाए। और देखो मेरी मेहनत की वजह से यहाँ पर तुमने आसानी के साथ अपने फाउंडेशन लेवल की पावर को स्टेबल कर लिया है। जो सुनकर लिंजी काफी ज्यादा खुशी आती कि मास्टर ने तो मेरी यहाँ पर मदद कर दी, मास्टर तो सबसे अच्छे मास्टर हैं, उनके जैसा इंसान तो दुनिया में कोई होगा ही नहीं। जिसके बाद लिंजी अपने बाकी दोस्तों को भी वहाँ पर बताने के लिए चली जाती है और जैसे वो वहाँ से जाती है बाचन की सिस्टम उससे कह रही होती है लिंजी ने जो यहाँ पर अपनी फाउंडेशन लेवल की पावर को दिखाई है उसका ऑरा जैसे ही आपके ऊपर गिरा आपकी भी पावर हल्की सी बढ़ी है, लेकिन वो इतनी ज्यादा नहीं कि आप उसे देखकर महसूस कर पाओ कि हाँ यहाँ पर मेरी पावर बढ़ी है, इतनी सी कम पावर बढ़ी है कि उसका तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जो देखकर बादशाह एकदम ज्यादा हैरान रह जाता है, लेकिन उसे थोड़ी बहुत खुशी तो हो रही थी कि इतने टाइम से जो उसकी कल्टीवेशन
पावर रुकी हुई थी वो धीरे धीरे करते हुए थोड़ी सी बढ़ रही है। ऐसा ही रहा तो वो एक दिन खुद भी बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाएगा, अपने डिसेबल से भी ज्यादा पावरफुल। ये देखकर तो लिंजी भी हैरान थी कि अरे मास्टर को क्या हो गया, ये अपने में इतना ज्यादा जोर जोर से क्यों हंस रहे हैं, लगता है मास्टर का माथा फिर गया है। जिसके बाद वो और लिंजी दोनों सारे के सारे डिसेबल के पास आते हैं, जहाँ लिंजी तो बायचन की ही तारीफों के पुल बांध रही होती है। जिसके बाद बायचन अपने डिसेबल से पूछता है क्या तुम लोगों ने यहाँ पर अपना ब्रेक थ्रू किया, जिसपे सारे के सारे डिसेबल कहते हैं मास्टर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमने सब ने यहाँ पर आसानी के साथ ब्रेक थ्रू कर लिया है। जो देखकर तो बायचन भी हैरान रह जाता है, लेकिन वो वहाँ पर उनसे कह रहा होता है सिर्फ एक ब्रेक थ्रू से काम नहीं चलेगा, इसलिए वापस से जाओ अपनी कल्टीवेशन पावर को बढ़ाने की कोशिश करो और फिर से ब्रेक थ्रू करो, जितना हो सके उतना ब्रेक थ्रू कर लेना ताकि तियानुन रेल्म के अंदर जाने के बाद तुम्हें कोई परेशानी ना हो। इसलिए अब सारे के सारे लोग सबसे पहले प्रैक्टिस रूम के अंदर आ जाते हैं। वहां आने के बाद वो अपने ही डुप्लीकेट को अपने सामने पाते हैं, जिनसे उन्हें फाइट करनी होगी। अगर वो डिसाइपल अपने जैसे पावरफुल इंसान से फाइट करके उससे हरा देते हैं तब उन्हें समझ आएगा कि वो लोग किसी दूसरे को भी हरा सकते हैं। इसलिए उन लोगों ने यहाँ पर यही प्रैक्टिस चुनी होती है कि वो खुद के साथ ही फाइट करना चाहते हैं। इसलिए सारे लोगों के सामने उनका डुप्लीकेट आ गया होता है, जो बिल्कुल ही रियल वाले से एग्जैक्ट सेम था। उसके पास पावर भी उतनी ही थी, उसकी सोच समझ भी उतनी ही होती है। इसलिए अब देखते ही देखते दोनों के बीच काफी जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ वो लोग अच्छे से एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे होते हैं। ये फाइट देखकर लिंजी मास्टर से कहती है मास्टर क्या मैं भी प्रैक्टिस रूम के अंदर जा सकती हूँ, लेकिन बायचन उससे कह रहा होता है अभी तुम्हारा टाइम नहीं है, तुम अभी वहाँ पर नहीं जा सकती, पहले तुम यहाँ पर इनको फाइट करते हुए देखो कि किस तरह से प्रैक्टिस रूम के अंदर फाइट की जाती है, उसके बाद तुम अंदर चले जाना। जिसके बाद हम दोबारा से प्रैक्टिस रूम का सीन देखते हैं, जहाँ पर सभी डिसेबल अपने ही डुप्लीकेट के साथ फाइट कर रहे होते हैं। वो लोग अपने ही डुप्लीकेट को हराने के लिए पूरी वहाँ पर जान लगा देते, लेकिन उनका डुप्लीकेट भी बिल्कुल उनके ही जैसा पावरफुल था। वो उनके सारे अटैक को रोक भी रहा होता है और लगातार उनके ऊपर अटैक भी किए जा रहा था, जिस वजह से सभी को अपने डुप्लीकेट को हराने में बहुत परेशानी हो रही होती है। बायचन लिंजी से कहता है तुम देख रही हो ना कि किस तरह से यहाँ पर फाइट की जाती है, मैंने यहाँ पर तुम्हें इसलिए बिठाया कि तुम सीख सको कि कैसे प्रैक्टिस रूम के अंदर फाइट करते हैं, उसके बाद तुम अंदर जाना। जिसके बाद वो वहाँ पर लिंजी को लूली को भी दिखाना शुरू कर देता है कि आखिर वो किस तरह से अपने डुप्लीकेट के साथ फाइट कर रही है। उसकी डुप्लीकेट के पास भी वैसा ही फैन होता है जैसा कि लूली के पास था, इसलिए दोनों बराबर एक दूसरे को टक्कर दे जा रहे होते हैं। जिसके बाद अब बारी हाओतियान की आती है। वहाँ पर तो वो दोनों एक दूसरे की बुराई कर रहे होते हैं कि तुम बहुत घटिया इंसान हो, तो वही हाओतियान का डुप्लीकेट भी उससे कह रहा होता है नहीं तुम घटिया इंसान हो। जिसके बाद अब बायचैन वहाँ पर प्रिंस को देख रहा होता है, जिसके सामने भी उसका डुप्लीकेट आ चुका था। वो वहाँ पर अपने डुप्लीकेट से कह रहा होता है आज पहली बार मुझे टक्कर देने वाला मेरे सामने खड़ा है, क्योंकि जो मेरे सामने खड़ा है वो मैं खुद ही हूँ। तुमसे फाइट करके तो मुझे मजा ही आ जाएगा, मैं अपनी खुद की पावर को महसूस कर पाऊंगा कि मेरे पास कितनी ज्यादा पावर। लेकिन उसकी ऐसी बातें सुनकर बायचैन लिंजी से कह रहा होता है देखो यहाँ पर तो ये लोग आपस में ही बातें कर जा रहे हैं, इसलिए तुम्हें इनसे सीखने की कोई जरूरत नहीं है। जो यहाँ पर अच्छे से फाइट करे उसका ही तरीका देखना कि किस तरह से फाइट की जाती है। लेकिन जब बायचैन वहाँ पर ली ज़ुआन को देखता है तो वो एकदम ज्यादा हैरान रह गया था, क्योंकि ली ज़ुआन के सामने तो उसी के बाकी सारे डिसाइपल होते हैं जो सारे के सारे मरे हुए थे, और ली ज़ुआन के सामने जो खड़ा होता है वो उसका ही डिमोनिक रूप था। वो वहाँ पर आकर ली ज़ुआन से कह रहा होता है देखो तुमने यहाँ पर अपने सारे के सारे डिसाइपल को मार दिया, तो अब रुके क्यों हो, जाओ अपने मास्टर को भी मार दो और सारे के सारे लोगों को खत्म कर दो, उसके बाद तो तुम भी मेरी तरह एक ईविल बन जाओगे। यहाँ पर ली ज़ुआन का जो डुप्लीकेट होता है डिमोनिक वाला, वो वहाँ पर उसे बहकाने की कोशिश कर रहा था ताकि वो भी वैसा ही बन जाए जैसा कि उसका डिमोनिक रूप है। लेकिन ये देखकर तो ली ज़ुआन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसलिए अपने डिमोनिक रूप के साथ ही फाइट करना शुरू कर देता है, और उनकी फाइट यहाँ पर काफी ज्यादा जबरदस्त चल रही होती है। दोनों अपनी कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर लगातार अटैक किए जा रहे थे, जहाँ दोनों का अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। लेकिन ली ज़ुआन अपने डिमोनिक रूप को वहाँ पर खत्म नहीं कर पा रहा था, वो कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन तब भी वो वहाँ पर कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है। ये देखकर तो वो एकदम ज्यादा गुस्सा हो चुका था कि अब वो यहाँ पे अपने डिमोनिक रूप को कैसे खत्म करेगा। तब उसे एक आइडिया आता है कि उसका डिमोनिक रूप तो उसी से बना हुआ है ना, इसलिए वो अपनी कुल्हाड़ी को अपने अंदर ही डाल लेता है ताकि जैसे वो यहाँ पर उसे कुछ हो उसी के साथ साथ उसके डिमोनिक रूप को भी यहाँ पर वो तकलीफ होने लगेगी। और होता भी ऐसा ही है, जैसे उसने अपने अंदर कुल्हाड़ी को डाला था उसी तरह से उसके डिमोनिक रूप को वहाँ पर तकलीफ होने लगती है। लेकिन ली ज़ुआन अपनी सारी तकलीफों को संभालते हुए दोबारा से अपने डिमोनिक रूप के पास आकर उससे फाइट करना शुरू कर देता है, और फिर वो धीरे धीरे करते हुए अपने डिमोनिक रूप के पास आ जाता है। उसका डिमोनिक रूप उससे कह रहा होता है मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे पास दोबारा कभी भी तुम्हें बहकाने के लिए नहीं आऊंगा। लेकिन ली ज़ुआन तो सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। वो अपनी कुल्हाड़ी उठाते हुए सीधा अपने डिमोनिक रूप के ऊपर ही हमला कर देता है, जिस वजह से उसका डिमोनिक रूप वहां पर मारा जाता है। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बाईचन के सारे डिसाइपल के पास एक एक वेपन आ गया होता है, जिससे पाकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और उन लोगों ने अपने वेपन का इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया था ताकि वो देख सके कि उनके वेपन के पास कितनी ज्यादा पावर है। साथ ही बाईचन ने सभी को अपनी कल्टीवेशन पावर बढ़ाने कहा था, इसलिए सभी प्रैक्टिस रूम के अंदर आने के बाद खुद की डुप्लीकेट के साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं ताकि अपने डुप्लीकेट से फाइट करके वो वहाँ पर अपनी पावर को बढ़ा सके। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में ली जुआन अपने ही डुप्लीकेट के साथ फाइट कर रहा होता है, जहां उसने फाइट के दौरान अपने डुप्लीकेट को कुल्हाड़ी की मदद से मार डाला होता है। लेकिन जैसे उसने अपने डुप्लीकेट को मारा था, वहां पर उसकी भी हालत खराब होने लगती है, जिस वजह से वो वहां पर बेहोश हो जाता है। इसलिए जल्दी से बाईचन प्रैक्टिस रूम के अंदर जाता है और उसे वहां पर उठाकर बाहर निकालता है। उसने लिंजी को बाहर ही छोड़ दिया था और वो ली जुआन को उठाकर अपने कमरे में ले जा रहा होता है ताकि वहां ले जाने के बाद वो उसका इलाज कर सके, क्योंकि ली जुआन पूरी तरह से बेहोश हो चुका था। वो मास्टर लिंजी से पूछ रहा होता है, क्या हुआ यहाँ पर? मैंने तो कुछ भी नहीं देखा, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि यहाँ पर क्या हुआ था? जिस पर लिंजी कह रही होती है, ब्रदर ली जुआन तो कोई भी हरकत नहीं कर रहे थे, इसलिए मास्टर उन्हें यहाँ से ले गए हैं ताकि वो उनका इलाज कर सके। मुझे नहीं पता कि ली जुआन के साथ क्या हुआ, लेकिन मेरे पेरेंट्स भी अचानक से इसी तरह से हरकत करना बंद कर दिए थे। उसके बाद उन्होंने कभी हरकत की ही नहीं। मुझे तो ली जुआन ब्रदर के बारे में डर लग रहा है कि कहीं उनके साथ भी ऐसा कुछ ना हो जाए। इधर बाईचन सारी की सारी दवा को खंगाल रहा होता है ताकि उसके अंदर से कोई अच्छी दवा मिल जाए, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो ली जुआन को ठीक करने की कोशिश करेगा। उसे वहाँ पर कोई भी दवा नहीं मिल रही होती है, लेकिन जो भी दवा मिलती है वो उसी का इस्तेमाल करते हुए ली जुआन को ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है। इसके बाद बाईचन अपनी सिस्टम से पूछ रहा होता है, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि आखिर मैं यहाँ पर ली जुआन को कैसे ठीक कर सकता हूँ? वो वहाँ पर बाईचन को अलग अलग तरीके बता रही होती है कि किस तरह से बाईचन को ठीक किया जा सकता है। वो सारे तरीके काफी खतरनाक भी होते हैं, पर तब भी बाईचन वहाँ पर इस चीज को करने के लिए तैयार हो जाता है। उसने अपने हाथ में छोटा सा कट लगा लिया था और उस कट के अंदर से वो अपना खून निकालते हुए उसे सीधा ली जुआन के ऊपर ही गिराना शुरू कर देता है। वो उसका इलाज कर रहा था या फिर किसी तरीके का काला जादू कर रहा था, ये तो समझ ही नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ हाउ तियान लिंजी और उस मास्टर के पास आता है। वहाँ आने के बाद वो उनसे पूछ रहा होता है, आखिर तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो मास्टर के कमरे के बाहर? क्या सब कुछ ठीक है ना? लेकिन उन लोगों के पास कुछ जवाब नहीं होता कि आखिर वो यहाँ पर अभी हाउ तियान को क्या जवाब दें। बस लिंजी वहाँ पर रोए जा रही होती है, वो तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इधर बाईचन अभी तक के काफी ज्यादा कोशिश कर रहा होता है ताकि वो ली जुआन को होश में ला सके और उसकी कोशिश यहाँ पर कामयाब हो जाती है। ली जुआन होश में आ चुका था, जिसके होश में आने के बाद बाईचन उससे कह रहा होता है, तुम्हें पता है कि आखिर यहाँ पर तुमने क्या किया? मैंने तुमसे ये कहा था कि तुम्हें अपनी जान खतरे में डालनी है अपनी कल्टीवेशन पावर बढ़ाने के लिए, तो आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? अगर तुम्हें अपनी कल्टीवेशन पावर बढ़ानी है तो तुम्हें खुद की लिमिट पे भी ध्यान देना पड़ेगा। तुम खुद की बॉडी को नुकसान पहुंचाते हुए कल्टीवेशन पावर नहीं बढ़ा पाओगे। जिस पर ली जुआन भी कह रहा होता है, मास्टर मुझे माफ कर देना, मैं जानता हूँ कि मुझसे गलती हो चुकी है, लेकिन उस टाइम मुझे इसके अलावा कोई भी दूसरा रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए मैंने यही कदम उठाने का सोचा। लेकिन अब बाईचन की यहाँ पर तबीयत थोड़ी खराब होने लगती है, क्योंकि उसने अपने काफी सारा खून निकाल कर ली जुआन को ही पिला दिया था, जिस वजह से उसके अंदर कमजोरी आ गई होती है और वो वहाँ पर ठीक से खड़ा तक नहीं हो पा रहा था, इसलिए वो वहाँ पर कुर्सी पे बैठ जाता है। ली जुआन तो ये देखकर हैरान था कि मास्टर को यहाँ पर क्या हुआ। वो उससे इसके बारे में पूछता भी है, लेकिन बाईचन उसे कुछ नहीं बताता। पर ली जुआन समझ चुका था कि मास्टर परेशान अभी इसलिए है कि उन्होंने मुझे यहाँ पर बचाया, इसी वजह से उनकी यहाँ पर खुद की हालत खराब हो रही है। इसलिए वो मास्टर के सामने जाकर उसे ग्रीट करते हुए ये कह रहा होता है, मास्टर मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से आपको इतनी तकलीफें उठानी पड़ी। और इतना कहने के बाद वो खुद भी उदास होकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ लूली और बाकी सारे लोग भी अंदर जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन लिंजी और मास्टर वहाँ पर सभी को रोक देते हैं, क्योंकि बाईचन ने उन्हें पहले ही कह दिया था कि किसी को भी अंदर आने नहीं देना है। इसलिए उन दोनों ने वहाँ पर सारे के सारे लोगों को रोका होता है ताकि कोई भी अंदर ना जा सके। तब वहाँ पर ली जुआन आता है, जिसे देखकर तो लिंजी सबसे ज्यादा खुश हो जाती है। वो भागते हुए ली जुआन के गले लग जाती है। सारे लोग ली जुआन से पूछ रहे होते हैं, तुम्हें क्या हुआ था? आगे तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हुई? जिस पर ली जुआन उन्हें सारी बात बताता है और ये भी बताता है कि मास्टर ने मुझे यहाँ पर बचाया, वरना मेरी यहाँ पर जान चली गई होती, लेकिन मुझे बचाने के चक्कर में उनका काफी सारा खून लॉस हो चुका है, जिस वजह से वो बेहोश होते जा रहे हैं। जो सुनकर तो हाउ तियान एकदम ज्यादा घबरा जाता है। वो वहाँ पर दरवाजे के पास आकर रोते हुए कह रहा होता है, मास्टर आपने ऐसा क्यों किया? आपने अपनी जान देकर इस ली जुआन को क्यों बचाया? हमें तो आपकी ज्यादा जरूरत थी। लेकिन तब वहाँ पर वो मास्टर आ जाता है, जिसने एक घसीट के लात से हाउ तियान को ही मार दिया था। वो उससे कहता है, अबे बेवकूफ इंसान, चुप हो जाओ। मास्टर ने यहाँ पर खुद की जान देकर ली जुआन को नहीं बचाया, बल्कि अपने ब्लड की पावर देकर ली जुआन को बचाया है। और वो अभी यहाँ पर काफी गहरी डीप स्लीप में जा चुके हैं, क्योंकि वो खुद भी इतना सारा ब्लड लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकते थे और काफी
सारे ब्लड की कमी होने की वजह से उनकी वहाँ पर थोड़ी हालत खराब हो गई है, इसलिए वो सोने चले गए। तुम्हें और तुम में से किसी को भी उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। ये सुनकर सारे लोग कह रहे होते हैं हमारे पास कुछ कुछ ट्रेजर है, अगर हम उनका इस्तेमाल करते हुए मास्टर को ठीक करने की कोशिश करें तो क्या वो ठीक हो जाएंगे? हमें कैसे भी करके मास्टर को यहाँ पर होश में लाना ही होगा। जिस पर वो मास्टर कह रहा होता है अगर ऐसी बात है तो मेरे पास कुछ तरीके हैं जिनकी मदद से मास्टर को होश में लाया जा सकता है। कुछ लोगों को यहाँ पर चिकन सूप बनाना होगा और कुछ लोगों को यहाँ पर पिल बनानी होगी। अगर हम पिल को भी रिफाइन कर लें उसी के साथ साथ चिकन सूप भी मास्टर को दे दें तो उन दोनों का इस्तेमाल करने के बाद हो सकता है कि उनकी जो तबीयत खराब है वो जल्द से जल्द ठीक हो और जितना भी उनका खून लॉस हुआ है वो सारा का सारा वापस भी आ जाएगा। इसलिए हमें अभी यही करना होगा, इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। जिस पर सारे के सारे लोग मान जाते हैं और कुछ लोग वहाँ पर से सूप बनाने के लिए चले गए थे तो कुछ लोग वहाँ पर एलेक्सर को रिफाइन करने आ गए होते हैं ताकि वो उसे बाइचेन मास्टर को दे सके। लेकिन जैसे जैसे वो पिल वहाँ पर बना रहे होते हैं उनसे काफी सारी गड़बड़ भी हो रही थी, जिस वजह से फर्नेस के अंदर से ही धमाका होना शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ प्रिंस और जिंगर जंगल में मुर्गियां पकड़ने के लिए आ गए होते हैं ताकि उसका सूप बनाकर मास्टर को दे सके। लेकिन जब प्रिंस की नजर उस चिकन पे पड़ती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो कह रहा होता है अरे बाप रे, ये तो चिकन बुर्ज खलीफा से भी बड़ा है, मैं इसको कैसे मारूंगा। जिसके बाद वो और जिंगर वहां से भागना शुरू कर देते हैं क्योंकि वहां पर वो चिकन जो था उनका पीछा करना स्टार्ट कर दिया था। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। तब ये देखकर जिंगर एक खतरनाक वाला अटैक सीधा उस चिकन पे ही कर देती है, लेकिन चिकन के सामने प्रिंस भी खड़ा होने की वजह से उसे भी वो अटैक लग जाता है, जिस वजह से तो एक ही साथ दोनों के दोनों वहां पर बेहोश हो चुके थे। जूशन और शियाओ वहां पर कह रहे होते हैं कि अरे तुमने ये क्या कर दिया, चिकन को मारने के चक्कर में तुमने तो प्रिंस को भी मार डाला। अब हम मास्टर को क्या जवाब देंगे कि देखो यहाँ पर प्रिंस भी मारा जा चुका है। जिंगर तो ये देखकर एकदम ज्यादा घबरा जाती कि अरे मैंने प्रिंस के ऊपर तो अटैक नहीं किया था, लेकिन ये बीच में कैसे आ गया। वो उसे होश में लाने की कोशिश कर रही होती है लेकिन तब भी प्रिंस होश में तो आता ही नहीं। दूसरी तरफ हाओ त्यान और लूली ने मिलकर वहाँ पर एक पिल को रिफाइन कर लिया था, जिससे रिफाइन करके वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। मास्टर कह रहा होता है ये पिल हेड मास्टर को ठीक करने के लायक हो जाएगी, इसलिए जाओ जल्दी से और ये पिल को हेड मास्टर को ही दे दो। लेकिन जैसे वो दोनों जा रहे होते हैं वो मास्टर वहाँ पर उन दोनों को रोकते हुए कहता है देखो ये पिल तुम्हें हेड मास्टर को तो देनी है, लेकिन उन्हें ये नहीं बताना कि इस पिल को रिफाइन करने में मैंने तुम्हारी मदद की है। तुम उनके डिसाइबल होना तो मैं आखिर इस क्रेडिट को कैसे ले सकता हूँ। मास्टर को लगना चाहिए कि तुम लोगों ने उनके लिए कितनी ज्यादा मेहनत की है, इसलिए तुम मुझे क्रेडिट जरा सा भी नहीं देना। जो सुनकर तो हाओ त्यान और लूली एकदम ज्यादा हैरान और खुश हो जाते हैं कि मेरे मास्टर तो कितना अच्छा इंसान है। इधर शियाओ बाइचेन के लिए वहाँ पर चिकन सूप लेकर आती है, जिसे देखकर तो बाइचेन खुश हो जाता है कि मेरे डिसाइबल यहाँ पर मेरा कितना ख्याल रखते हैं। लेकिन जैसे वो चिकन सूप को देखता है वो एकदम हैरान रह जाता है कि उसका कलर तो बहुत ही अजीब दिखाई दे रहा था। वो उससे कह रहा होता है अरे इस चिकन को क्या हुआ, इसके अंदर तुमने क्या मिला दिया। लेकिन जब वो वहाँ पर प्रिंस को भी देखता है तो उसकी हालत भी वैसी ही थी। उसे समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ पर इन लोगों के साथ हुआ क्या है, इन्होंने किस तरीके का इस्तेमाल करते हुए इस चिकन सूप को बनाया है। मुझे तो इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है। साथ ही वहाँ पर हाओ त्यान और लूली भी आ गए होते हैं जो वहाँ पर उस पिल को लेकर आए थे। वो पिल को दिखाते हुए वो बाइचेन से कह रहे होते हैं मास्टर आप इस पिल को खा लो, इसे खा लेंगे तो आपकी सारी की सारी तबीयत ठीक हो जाएगी और आपको दोबारा बिल्कुल भी कमजोरी नहीं लगने वाली। ये देखकर बाइचेन भी हैरान रहता है कि आखिर यहाँ पर ये हो क्या रहा है। इन लोगों को किसने बता दिया कि इस चिकन सूप से और इस पिल से मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। कहीं ये बेवकूफ लोग यहाँ पर मेरी जान तो नहीं लेना चाहते। इन्होंने किताब से उल्टी पुल्टी चीजें पढ़ ली होगी कि इससे किसी की भी तबीयत ठीक हो सकती है, लेकिन मैंने जितना इसके बारे में सुना है मुझे तो पता है कि इस पिल से और इस चिकन सूप से यहाँ पर मेरी तबीयत ठीक होने के बजाय और ज्यादा बिगड़ जाएगी। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो यहाँ पर अपने डिसाइबल को किस तरह से मना करे कि उसे कुछ भी नहीं चाहिए, पर तब भी वो अपनी जान बचाने के लिए सारी चीजों को वहाँ पर उठाकर दूर फेंक देता है और वहाँ से सीधा कमरे से ही बाहर निकल कर भाग जाता है कि चलो अच्छा हुआ यहाँ पर मेरी जान तो बच गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर मास्टर को हुआ क्या, या अचानक से यहाँ पर क्यों भाग गए। पर हाओ त्यान कह रहा होता है चलो जो भी हुआ मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मास्टर अभी यहाँ पर ठीक हो रहे हैं, मुझे इसी से फर्क पड़ता है। तभी तो वो इतनी जल्दी भागते हुए यहाँ से निकल गए, वरना तो यहाँ पर वो ठीक तरह से खड़े तक नहीं हो पा रहे थे। दूसरी तरफ हम बाइचेन को उसके स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर देखते हैं जहाँ पर वो जो दोनों गार्डियन मास्टर थे वो बाइचेन को देखकर हैरान हो रहे होते हैं कि आखिर यहाँ पर इसे क्या हुआ, ऐसा लग रहा है कि ये तो यहाँ पर मर ही गया। लेकिन तब बाइचेन वहाँ पर खड़े होकर अपनी सिस्टम से पूछ रहा होता है अब तो मुझे बता दो कि मैं किस तरह से ठीक हो सकता हूँ। तुमने मुझे तरीका तो बता दिया कि मैं ली जुआन को कैसे ठीक कर सकता हूँ, लेकिन अब तुम्हें बताना होगा कि मैं अपने आप को कैसे ठीक कर पाऊंगा। जिस पे उसकी सिस्टम कहती है जाओ
जाओ अपने डिसेबल को ट्रेनिंग दो और छोटे मोटे जो मैं तुम्हें टास्क देती हूँ उसे पूरा करो, उसके बदले तुम्हें अच्छे अच्छे रिवॉर्ड भी मिलेंगे और जितना भी तुम्हारा खून लॉस हुआ है वो सारा का सारा वापस भी आ जाएगा, जिसके बाद तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगे। बाचन उससे कह रहा होता है जब भी मुझे किसी चीज की जरूरत पड़ती है तुम मुझसे टास्क क्यों करवाती हो, इंसान बिना टास्क किए जिंदा नहीं रह सकता है क्या, जब भी देखो तुम्हें टास्क पे टास्क ही चाहिए होता है, नहीं करने वाला मैं कोई भी टास्क। जो सुनकर बाकी की सिस्टम उससे कह रही होती है अगर आपको टास्क पूरा नहीं करना है तो आपको पनिशमेंट लेनी होगी या फिर इस सिस्टम से ही अलग होना पड़ेगा, जिस पर बाचन कहता है क्या सच में मैं तुमसे अलग हो सकता हूँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, हट जाओ मेरे सामने से और कभी मेरे पास दोबारा मत आना। लेकिन उसकी सिस्टम कह रही होती है ये वर्ल्ड तो मेरा ही है, अगर आपको अलग होना है तो आपको इस वर्ल्ड से ही बाहर जाना पड़ेगा, मैं यहाँ पर आपको यहाँ से बाहर निकालने का प्रोसेस शुरू कर रही हूँ। जिसके बाद वो वहाँ पर काउंटडाउन शुरू कर दी थी और जैसे जैसे उसका काउंटडाउन आगे बढ़ना होता है वैसे वैसे बाचन वहाँ पर गायब होना शुरू हो जाता है, इसलिए वो जल्दी से उस सिस्टम को वहाँ पर रोक देता है। जिसके बाद अपने डिसेबल के पास आता है और उनसे कह रहा होता है कल यहाँ पर हाउतियान और लोली ने मिलकर उस पिल को रिफाइन किया था ना, बहुत बढ़िया, वो बहुत अच्छी पिल थी, मैं यहाँ पर तुम लोगों को और अच्छी अच्छी टेक्निक सिखाना चाहता हूँ ताकि तुम और भी अच्छी तरह से अपनी कल्टीवेशन करना सीख सको, उसके बाद तुम्हें किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ने वाली, तो क्या तुम और ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहोगे। जिस पर सारे लोग कह रहे होते हैं नेकी और पूछ पूछ हम यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस करना क्यों नहीं चाहेंगे, हमें तो अपनी कल्टीवेशन पावर बढ़ानी ही है। जिस पर बादशाह कहता है ऐसी बात है तो ठीक है, बहुत बढ़िया, आज से मैं तुम्हारी अच्छी बॉडी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दूंगा ताकि तुम खुद को और ज्यादा पावरफुल बना सको, इसलिए जाओ और 3 घंटे तक के प्रैक्टिस रूम के अंदर प्रैक्टिस करो ताकि तुम अपने यहाँ अच्छे से वार्म अप कर सको। जो सुनकर सभी घबरा तो जाते हैं लेकिन वो मास्टर की वहाँ पर बात को अनदेखा कैसे कर सकते थे, लेकिन बाकी सारे लोग परेशान हो रहे होते हैं कि क्या हमें भी वहाँ पर जाकर 3 घंटे तक सिर्फ वार्म अप ही करना होगा, हम तो इससे काफी ज्यादा थक जाएंगे। इसलिए पाशन वहाँ पर कह रहा होता है जिसे मैं कहूँगा उससे तो वहाँ पर जाना ही होगा, कोई भी मेरी बात को यहाँ पर अनदेखा नहीं कर सकता, तो मैं यहाँ पर उन लोगों का नाम बता रहा हूँ जिन्हें प्रैक्टिस करने के लिए जाना है। लेकिन उसके नाम बताने से पहले ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।